ended last time's lecture, that is also they can also again have a revision of it. Otherwise, those who have joined today only, I'll give a small revision of normalization. Today's topic is very important, and जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में सुना हो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज आपका सेक्शन सी में ओनली योर वन चैप्टर normalization exists, so you always get a long question on normalization definitely. So normalization को complete chapter को आपको you have to learn it. I'll try कि मैं आज इसको complete करने की कोशिश करूँगा with the evening part also. Evening slot में भी है हमारा, and if the time permits then only I'll do it, otherwise we'll make it short और इसको दो parts में divide कर लेंगे because it is very important. So इसलिए थोड़ा सा ना इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए what we'll do is, but we'll first discuss the previous lecture today जो हमने start किया था. तो मैं दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन और वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम आज फर्स्ट नॉर्मल और सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म करना शुरू करेंगे. Now, normalization is a process by which we can decompose or divide any relation, relation means any table, into more than one relation or more than one table to remove the anomalies in the relational database. Anomalies होती हैं जो कि एज सच मिस्टेक्स नहीं होती, ना उसमें कोई एरर्स होती हैं, सिर्फ ये होता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे रेपिटिशंस हो रही हैं, वो अनोमली है. रेपिटिशन होना एक अनोमली है. सो इसलिए हमें ना ये देखना पड़ता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई अनोमली एग्जिस्ट करिए तो उसको रिमूव करने के लिए एक ही तरीका होता है कि टेबल को नॉर्मलाइज कर दिया जाए. और टेबल को नॉर्मलाइज करने में व्हाट इज हैपन दिस कि आप उसको ज़्यादातर क्या करते हो, टेबल को डिवाइड कर देते हो, उससे आपकी वो अनोमली रिमूव हो जाती है. सो दिस इज़ व्हाट इज देयर. आई टुडे यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश साइड बाय साइड, इसलिए ध्यान से सुनना है. जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट हिंदी में भी करूँगा. Now, second is it is a step by step process and each step is known as a normal form. ये नहीं है कि एक ही बारी में सारे टेबल डिवाइड कर देने हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. एंड देयर आर रूल्स फॉर डिवाइडिंग योर टेबल. कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम टेबल की डिवीजन करते हैं. ऐसे नहीं है कि सिंपली टेबल आया, टेबल को डिवाइड कर दिया और ताकि कोई अनोमली रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं होता है. और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और हर एक स्टेप के ऊपर जब आपने डिवीजन की है तो उसको एक नॉर्मल फॉर्म कह देते हैं हम. और ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है. कई बार क्या होता है, आप टेबल को डिवाइड करते हो और आप चेक करते हो क्या अनोमली रिमूव हुई है, और अगर आपकी अनोमली रिमूव नहीं हुई है तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसके साथ स्टिक करो, आप उसी के साथ ही चलो. और आप ये करो कि जितने भी आपके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस है वो मतलब हो गया, इसलिए इसको दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते. मतलब दोबारा वही वाला टेबल हम रीयूज़ नहीं कर पाएंगे आराम से ये कर पाएंगे. सो यू हैव टू थिंक ओवर कि जब भी हम इसमें करते हैं तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो टेबल है उसको हमने डिवाइड किया, हमने चेक किया कि डिवीजन होने के बाद जो अनोमली हमने रिमूव करने की कोशिश की थी क्या वो रिमूव हो गई. अगर वो हो गई है तो हम उसको डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज डिवीजन को वापस करके फिर दोबारा से सेम ओरिजिनल टेबल पे चले जाएंगे. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ योर नॉर्मलाइजेशन. क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इस पे चैट के ऊपर लिखते भी जाएं साथ साथ. I want a response from everyone. हाँ जी, you can write clear है. Good morning चंदन. Write down. ये हम पिछला वाला ही कर रहे हैं इसलिए इसको साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं अभी फिलहाल, till the time all the class joins. Okay, then I'll move on the next slide also. वो भी हमने पिछली बार डिस्कस की हुई है, तो हम पहले पिछली स्लाइड्स को ही डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ योर नॉर्मलाइजेशन. हाँ जी चंदन, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बेटा, बताओ पिछले वाले में. हाँ जी, कौन सा नहीं क्लियर हुआ बताओ. यस चंदन. प्रॉपर्टीज वाला, तो प्रॉपर्टीज तो अभी बेटा मैं शुरू करने लगा. अभी तो मैं प्रॉपर्टीज बेटा शुरू करने लगा हूँ. प्रॉपर्टीज के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्लियर कट है कि जो प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर रहे हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन की वो क्या क्या है. एक तो हमने पहले उसमें नॉर्मलाइजेशन की पिछली स्लाइड में ही पढ़ लिया कि जो एनॉमलीज हैं उनको रिमूव करना है. एनॉमलीज होती हैं जो कि रेपिटिशंस हो रही हैं
या कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज़ आ रही है जिससे कि हमारा डाटाबेस जो है वो उसको हम बेटर कर सकते हैं। जब हम अपडेट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आए, जब हम डाटा डिलीट करें तो सारा डाटा डिलीट ना हो जाए, ऐसे की ये अनोमलीज होंगी। आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना भी है बेटा, अनोमलीज कौन कौन सी होती हैं। 3 तरह की अनोमलीज हम आगे आज ही पढ़ेंगे अब। तो अनोमलीज को रिमूव करना पहली प्रॉपर्टी है। डीकम्पोजिशन मस्ट बी लॉसलेस। जब आपने टेबल में डिवाइड किया टेबल को, तो लॉसलेस मीन्स कि ये नहीं होना कि डाटा ही लॉस हो जाए। अगर डाटा लॉस्ट हो रहा है, डाटा जो है मतलब जो डिलीट ही हो गया, भी आपने डीकम्पोजिशन की मीन्स आपने डिवीजन ऑफ टेबल जब किया, तो कुछ ऐसा डाटा ना हो कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही ना करे, उस डीकम्पोजिशन से वो लॉस हो गया, तो वो नहीं अलाउड है। सो नॉर्मलाइजेशन में जब भी आप डिवीजन ऑफ टेबल करते हो तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि डिवीजन ऑफ टेबल इज लॉसलेस। लॉसलेस मीन्स उसका लॉस नहीं होना चाहिए कोई डाटा का। Third important is over here, preserve necessary dependency। अब डिपेंडेंसी होती है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है प्राइमरी की के केस में, प्राइमरी की के ऊपर बाकी कीज डिपेंडेंट होती हैं। तो जब भी आप नॉर्मलाइजेशन के साथ टेबल की डिवीजन करते हो तो वो डिपेंडेंसी जो है वो प्रिजर्व जरूर है। ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी टोटली जो है वो रिमूव होगी। देयर इज नो पर्सन हु इज दो फील्ड, ऐसे का फील्ड आ गया जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो इंडिविजुअल एंटिटी रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें नेसेसरी डिपेंडेंसीज मीन जहाँ पे भी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है वो डिवीजन ऑफ टेबल करने के बाद भी एग्जिस्ट करे। सपोज एग्जांपल ले देता हूँ, एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आपने डिवीजन ऑफ टेबल की तो आपने ये डिवीजन ऑफ टेबल के बाद भी ये डिपेंडेंसी को रखना है, ताकि हमेशा एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट ही रहे। अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो एज अकेला आ गया, तो क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज जो है वो आज से 5 साल के बाद एज वो पुरानी ही दिखाता रहेगा अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगी। तो डेट ऑफ बर्थ होगी तो हम उसको एटलीस्ट अपडेट कर पाएंगे, 5 years प्लस कर पाएंगे, उसकी एज बढ़ गई है। सो नेसेसरी डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सो दिस द थर्ड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ योर नॉर्मलाइजेशन। अनदर इज रिड्यूस द रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हो ना तो रिडंडेंसी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है डिवीजन ऑफ टेबल में। रिडंडेंसी होती है आपने जो है वो रेपिटेशन को रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस में अगर क्लास फील्ड लिया जाए और सेमेस्टर फील्ड लिया जाए, तो आपकी क्लास में आप देखोगे अगर टोटल दोनों चीज़ को, दोनों जो ग्रुप्स को मिला के 87-88 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो सभी के अंदर क्लास के अंदर BCA फोर्थ आएगा और सेमेस्टर हमेशा सॉरी BCA आएगा और सेमेस्टर हमेशा फोर्थ आएगा। तो ये रेपिटेशन हो रही है, इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मीन्स कम करना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एक टेबल को डिवाइड करने का। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज। हाँ जी चंदन, क्लियर है बेटा? एनीवन एल्स? सो दिस इज द रेपिटेशन ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर ओनली। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज हमारा बीच में 2 वीक्स हमारे लेक्चर नहीं लगे हैं। सो आई वांटेड इट कि हम नॉर्मलाइजेशन में इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करके फिर हम आगे चलें। हाँ जी, एनीवन? फर्दर इसी के आगे नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। कुछ इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन के दौरान डिवीजन ऑफ टेबल करनी है और उससे हमने ये 4 प्रॉपर्टीज जो हमने कहा, इनके थ्रू ही नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो उसके अलावा करने के बाद एडवांटेजेस क्या है? एक तो ये है कि मोर एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे आप सेव करते हो डाटाबेस को। सो एफिशिएंसी ऑफ सेविंग ऑफ योर डाटाबेस इट इंक्रीजेस। आपका डाटा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा जो है एफिशिएंट हो जाता है। बेटा सभी को सुनाई दे रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी चंदन, अर्पणा, भव्या, हाँ जी ज्योति, जस्ट रिस्पॉन्ड इन योर चैट। सुनाई दे रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वॉइस क्लैरिटी पे? ओके, थैंक्स। हाँ जी ज्योति, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सुनाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा, बट मेरे ख्याल से बाकी सब पे क्लियर है। अगर ज्योति आपके अपने एंड पे चेक करो।
आवाज़ क्लियर नहीं आ रही ज्योति? वाईफाई से कोशिश करें कनेक्ट करने की, सो दैट आपकी जो वॉइस है वो उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब आ रही है, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर हियर इज अवॉइड रिडंडेंट फील्ड्स और कॉलम्स। रिडंडेंट फील्ड्स जो होते हैं वो होते हैं जिसमें कि रेपिटेशन हो रही है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट डाटाबेस के केस में क्लास और सेमेस्टर, ये रिडंडेंट फील्ड्स हैं। रिडंडेंट फील्ड क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली एक क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग 80 प्लस एंट्रीज में सेम वैल्यू आनी है बीसीए, और सेमेस्टर में भी 4 आना है, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए ये भी एक बड़ा एक एडवांटेज रहता है। नॉर्मलाइजेशन इनको अवॉइड करने में हेल्प करता है, या इसको डिवीजन ऑफ टेबल से इस तरह यूज करता है ताकि वो हर एक के अंदर रिपीट होना बंद हो जाए। ठीक है, दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। थर्ड, अब इससे क्या हो रहा है, आप देखो अगर आप बीसीए और फोर्थ क्लास और सेमेस्टर को अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आप डाटाबेस में बहुत सारी स्पेस को सेव भी कर रहे हो। अदरवाइज क्या हो रहा है, क्योंकि रेपिटेशन से क्या हो रहा है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मोर फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप डिवीजन ऑफ टेबल करते हो। अगर आपका टेबल एक ही है तो डाटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं उसको सेव करने के लिए वो सिंगल स्ट्रक्चर से सारा का सारा टेबल जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। जब आप डिवीजन ऑफ टेबल करते हो और साथ में उसमें आपकी जो डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाती है, इससे कि आपको कुछ अलग से एडवांटेजेस भी मिलते हैं इसके। ठीक है, सो यू गेट मोर एडवांटेजेस इन दिस केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। अब डाटा जो है एक टेबल में पड़ा हो और एक से ज़्यादा टेबल्स में पड़ा हो, तो दोनों में कुछ एक चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट ये रहती हैं कि आपको किस चीज़ का एडवांटेज है इसमें। आप जब भी आप एक टेबल में डाटा डालते हो तो उसमें अगर तो वो सिंगल टेबल है तो नेचुरली सारा कुछ एक ही टेबल में पड़ा है, उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मे बी एक टेबल है उसमें 30-40 फील्ड्स हैं, तो नेचुरली उसको अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और वही 30-40 फील्ड्स के आपने लेट्स से 4 या 5 टेबल्स में उसे डिवाइड कर रखा है, तो आपको डाटा को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि डाटा को कैसे रखा गया डाटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में। सो दिस गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डाटा जब आप नॉर्मलाइजेशन से टेबल की डिवीजन करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एंश्योर दैट डिस्टिंक्ट टेबल्स एग्जिस्ट व्हेन नेसेसरी। ये इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है डिवीजन ऑफ टेबल करने की वो कर दिया जाए। जहाँ पे भी कोई अलग टेबल की एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है वो कर दी जाए। दैट मीन्स जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे ज़रूर की जाए, ताकि उससे नॉर्मलाइजेशन के जो ये एडवांटेज सारे एग्जिस्ट करते हैं ये सब का फ़ायदा लिया जाए। इसलिए इंश्योर करना पड़ता है कि एक ही टेबल ना लिया जाए, जब भी रिक्वायर्ड है एक से ज़्यादा डिवीजन कर दी जाए और उसका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ सारे एडवांटेजेस जो नॉर्मलाइजेशन के हैं उनको एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज ईजियर टू मेंटेन डाटा स्ट्रक्चर। अब देखो डाटा स्ट्रक्चर के 3 इंपॉर्टेंट इसमें बन गए एडवांटेजेस। एक तो एफिशिएंसी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स बढ़ रहा है, एक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, थर्ड इंपॉर्टेंट इज उसकी मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ टेबल की है, इसलिए डाटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना आफ्टर डिवाइडिंग अ लार्ज टेबल इनटू अ स्मॉलर वन इट बिकम्स मोर इजी टू मेंटेन दैट, इसलिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमाइजेस द डाटा डुप्लीकेशन। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। डाटा डुप्लीकेशन होती है जहाँ पे भी हमें ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें काफ़ी बारी रिपीट हो रही है, तो उसको कहीं से मिनिमाइज किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू ओनली कैन मिनिमाइज द डाटा डुप्लीकेशन, यू कैन नॉट टोटली रिमूव इट। रिमूवल करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि डाटाबेस में उस फील्ड की इंपॉर्टेंस है। अब आपके केस में अगर स्टूडेंट डाटाबेस है तो स्टूडेंट डाटाबेस में ये इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को बताना कि इसकी क्लास बीसीए है और सेमेस्टर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते टोटली, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि लेट्स से बीसीए के लिए कोई एक अलग से टेबल में हम उसको सिर्फ क्लास और सेमेस्टर के लिए एक कोड डाल लें। लेट्स से दैट बिकम्स 01 या 02। अब वो हर एक में 01 रिपीट होगा इंस्टेड ऑफ बीसीए, और 01 वुड स्टैंड फॉर बीसीए फोर्थ सेमेस्टर टुगेदर, दो फील्ड के लिए इकट्ठा।
आपने कम करके डुप्लीकेशन को रिमूव किया, बट मिनिमाइज किया, रिमूव नहीं किया, सॉरी मिनिमाइज कर दिया, मीन्स छोटा हो गया आपको। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर है बेटा ये वाला एडवांटेजेस? क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये पिछली बारी वाला बेटा रिपीट कर रहा हूँ अभी, बिकॉज आफ्टर 2 weeks आई एम टेकिंग अ लेक्चर, सो आई वांटेड टू रिपीट इट। हाँ जी, दैट्स फाइन। साथ साथ बेटा रिस्पॉन्स देते हैं अगर वो चैट में, few of you start giving response. Good. Now moving on to the next part, that is disadvantages of normalization. Again important कि नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट नेचुरली जब कोई चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसको करने के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी ऐसे हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करेंगे। ऑल्दो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ एक डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन के उनको हम फोरगो भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा हमें मिल रहे हैं और डिसएडवांटेजेस कम है उसके के, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, वाई वी डू नॉर्मलाइजेशन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन है उसके डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, you cannot start building database before you know what user needs। हम कोई भी डाटाबेस कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और उसमें एक रिक्वायरमेंट स्टडी है, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला स्टेप रिक्वायरमेंट स्टडी। रिक्वायरमेंट स्टडी होती है कि यूजर्स को क्या उसकी नीड है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। सो सेम यहाँ पे है कि डाटाबेस को बनाने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रहता है कि यूज़र की नीड्स हमें पता हो, और जब वो पता होंगी तभी हम डाटाबेस को बनाना शुरू कर सकते हैं। और अगर डाटाबेस को बनाना शुरू करेंगे तो नेचुरली उसमें हमारे को नॉर्मलाइजेशन का रोल आ ही जाएगा। ठीक है, सो डिसएडवांटेज ये है कि अनटिल अनलेस वी नो द यूजर नीड्स, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। जब तक हमें उसकी नीड्स नहीं पता तब तक हम इसे कर भी पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑन नॉर्मलाइजिंग द रिलेशंस टू हायर नॉर्मल फॉर्म्स परफॉर्मेंस डिग्रेड्स। जब भी आप किसी भी रिलेशन, यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है टेबल के लिए, जब भी आप एक टेबल को एक नॉर्मल फॉर्म से नेक्स्ट हायर नॉर्मल फॉर्म में लेके जाओगे तो परफॉर्मेंस हमेशा कम होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है एक नॉर्मलाइजेशन का। परफॉर्मेंस कम होने का मतलब है कि स्पीड के मामले में स्लो होगी, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी, लार्जर नंबर ऑफ क्वेरीज पर सेकंड, जो हमें सपोज 10 क्वेरीज को पर सेकंड हम प्रोसेस करते थे, जब आपने नॉर्मलाइजेशन कर दी तो वो अब 8 क्वेरीज पर सेकंड प्रोसेस कर पाएगा। इससे बता रहा हूँ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को। इसलिए जब भी आप एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेट्स से सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से लेट्स से थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन, हायर नॉर्मल फॉर्म पे आप रिलेशंस को या टेबल्स को डिवाइड करके उसको करोगे, साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाएगी। अब देखो इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज माना गया परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, फिर भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एडवांटेजेस बहुत ह्यूज हैं। परफॉर्मेंस चाहे कम हो रही है बट उसके एडवांटेजेस ह्यूज होने के कारण हम उसको जरूर करते हैं, चाहे परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम भी हो रही है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको दोनों चीज़ें देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसका प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिवाइड अ टेबल जस्ट टू गो इनटू वन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स। हायर नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए टेबल को डिवाइड करना इतना ईजी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर नॉर्मलाइजेशन, और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ नॉर्मलाइजेशन की है वो सारी की सारी अचीव की जाए। जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, डाटा का लॉस ना हो जाए कहीं ना कहीं पे, रिडंडेंसी रिड्यूस होगी, रिमूव नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोसेस में परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो जानी है, आपने पढ़ाई है अभी। इसलिए ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको इम्प्लीमेंट करना। आपको ये एक बारी में नहीं अभी पता लगेगा नॉर्मलाइजेशन कैसे करनी है, आपको इसको बार बार उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम्पल्स को समझना पड़ेगा ये कैसे कर रहा है। हम आज पढ़ेंगे इसमें एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज केयरलेस डीकम्पोजिशन में लीड टू बैड डिजाइन। अब केयरलेस डीकम्पोजिशन होती है बिना सोचे समझे टेबल को डिवाइड करते जाओ। मतलब ये है कि हर एक 2-2 फील्ड्स पकड़ो और 2-2 फील्ड का एक एक टेबल बनाते जाओ। लेट्स से उसमें 30 फील्ड्स थे तो 2-2 फील्ड्स के साथ एक टेबल बना दिया और उसमें उठा के 15 से 20 टेबल में एग्जिस्ट कर दिया। मतलब चाहे किसी में 2 फील्ड, किसी में 3, किसी में एक 4 या 5 फील्ड्स के साथ ऑलमोस्ट 10-12 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। उसको हम केयरलेस डीकम्पोजिशन कहते हैं, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये डीकम्पोजिशन रिक्वायर्ड भी है या नहीं है।
ना हमने ये चेक किया कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म आ रही है, ना हमने चेक किया कि इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नीड है भी है कि नहीं डिकम्पोजिशन की। सिंपली डिवाइड करना है तो करते जाओ, उसको भी हम कहते हैं कि ये जो एक डिसएडवांटेज है नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है बेटा? एनीवन हैविंग क्वेश्चन ओवर हियर? नाउ प्रीवियस लेक्चर जो हमने अभी तक पढ़े थे वो मैंने रिपीट कर दिया है। नाउ विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं चैट में। दैट्स फाइन, गुड गुड। अच्छा बेटा, आज ना मैं आपको इन योर इवनिंग लेक्चर मोस्टली, या इसमें अगर हमें टाइम परमिट करेगा तो मैं आप लोगों को आज MST1 के मार्क्स भी बता दूंगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन चंदन कुमार, यस, क्या कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है बेटा? फिर ना नो देखने के साथ ये बताया करो कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है, उससे रिपीट कर देता हूँ। 4 पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है? स्लाइड्स है आपके ऊपर, आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होगा। डिसएडवांटेजेस सारा ही। तो बेटा आपने फिर सुना क्या चंदन? चंदन मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ, चलो आप मेरे साथ आप उसको अनम्यूट करो, मैं कर रहा हूँ आपको। हाँ जी, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सर ये डिसएडवांटेजेस कंफर्म ये नहीं समझ जी पाया। चंदन, नॉर्मलाइजेशन आवाज़ नहीं आ रही आपकी चंदन, बोलो। सर डिसएडवांटेजेस नहीं समझ पाए। नॉर्मलाइजेशन जो है हेलो सर, नेट स्लो चल रही है सर। हाँ जी चंदन बताओ बेटा, सर आवाज़ नहीं आ ये रही वाला आपकी पॉइंट, कोई। सर ये वाला पॉइंट फिर से बताइए ना। नो, ये इट इज नॉट ऑडिबल। डिसएडवांटेजेस सर। अनम्यूट करने के बाद आवाज़ नहीं आ रही है बेटा। सर नेट स्लो है। ओके, कुश कुमार मैं आपको करता हूँ, लेट अस टॉक टू यू। आप भी अनम्यूट करके बात करो। कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है बेटा, बताओ। चारों में से कोई भी क्लियर नहीं हुआ? टाइम सर कंज्यूमिंग मुझे प्रोसेस क्लियर समझ है? में नहीं आया सर, कुछ नहीं। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बेटा। सर समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं सर। चंदन कुमार बेटा, एक कोई इसमें से ये भी तो बताओ ना जो क्लियर है। डिसएडवांटेजेस का मतलब है सारी स्लाइड नहीं क्लियर हुई, तो इसका मतलब जो इजी वाला पार्ट है वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो कुछ आप आगे बताओगे, मैं उसके बाद उसको पॉइंट को बताऊंगा ना। चारों पॉइंट्स का मतलब है मैं सारी स्लाइड दोबारा रिपीट करूँ? कुछ भी नहीं सुना बेटा, बताओ तो सही चंदन, खुश बेटा। समझ में सर कुछ भी नहीं आया। टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। हाँ जी चंदन, कुश कुमार, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नेटवर्क स्लो है, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो ऐसे करो फिर चंदन एंड कुश, आप ना ऐसे करो, मेरे को ऐसे करते हैं, आप जो ये वाले पॉइंट्स है ना लिख लो। जो आज हमारा इवनिंग वाला लेक्चर है ना, उसमें कुछ नया नहीं करवाऊंगा। तो आई रिपीट सम ऑफ द स्लाइड्स जो आपको लगता है स्लो के कारण प्रॉब्लम आ रही है। आप ये डिसएडवांटेजेस वाली स्लाइड नोट कर लो दोनों जाने, ठीक है? बाकियों के लिए भी रहेगा, मैं रिपीट करूंगा आज की कुछ एक चीज़ें। तो मैं ये दोबारा रिपीट आज शाम वाले लेक्चर में करूँगा, कुछ नया नहीं कराऊंगा। तो बिकॉज नॉर्मलाइजेशन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अगले वीक भी कहोगे तब भी कंटिन्यू कर लूँगा। और इसको कोशिश करें कि जो ये सारे अंडरस्टैंड करें, और इसमें ना पॉइंट बाय पॉइंट समझो। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर है उसको हाईलाइट करो, ताकि हमें ये पता लगे कि ये चीज़ क्लियर भी है। तो अगर नेटवर्क के कारण आवाज़ नहीं आई है तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। we'll move further first and then we'll come back to again these few of the जो पूरी पूरी स्लाइड की प्रॉब्लम होगी वो मैं आज इवनिंग में ले लूँगा। आप नोट कर लो। एनॉमलीज, हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ में एक पढ़ा था कि एनॉमलीज को रिमूव करना है। एनॉमलीज को रिमूव करना है, वो एनॉमलीज होती कौन सी है मैंने उस स्लाइड पे भी बताया था कि विल डिस्कस द एनॉमलीज क्या क्या होती है। एनॉमलीज का मतलब होता है एरर्स नहीं होता, उसमें मतलब होता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे रेपिटेशन हो, चाहे कोई इंसर्ट करने की नॉर्मली मीन्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें 3 तरह की नॉर्मलीज रहती हैं। एक इंसर्ट एनॉमली रहती है, एक अपडेट रहती है और एक डिलीशन एनॉमली रहती है।
जो इंसर्ट एनॉमली होती है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ डाटा, नल वैल्यूज आर इंसर्टेड विच शुड बी अवॉइडेड। अब जब भी आप एक डाटाबेस में कोई ऐसा फील्ड है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपकी बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज आ जाती है। और जहाँ पे भी नल वैल्यूज आती है ना, वो एक्चुअल में अनोमली है। नल वैल्यू का मतलब है कि डाटाबेस इज ऑफ नो यूज। वो फील्ड में, उस फील्ड में जिस फील्ड में नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उस फील्ड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। उस फील्ड को या तो रिमूव कर देना चाहिए या उसमें वैल्यूज डालनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है, कई बार क्या होता है कि आप एक फील्ड पर्पसली रखते हो क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट है, यूज़र उसको रखवा देता है, फील्ड को उसको इंसर्ट करवा देता है, उसको डाटाबेस में इंक्लूड करने के लिए कहता है। बट जब वो खुद उसमें डाटाबेस में एंटर करने लगता है, तो उसमें काफ़ी जगह के ऊपर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। अब जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो नल वैल्यूज आती रहती हैं। अब वो जो नल वैल्यूज है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा जो है, वो डाटाबेस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इंसर्ट एनॉमली का मतलब है कि ऐसे की कोई फील्ड जिसमें नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो वो उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिवीजन ऑफ टेबल करके इस फील्ड को कुछ इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि नल वैल्यूज ना आए बहुत ज़्यादा। हाँ जी, पहली एनॉमली क्लियर है? हाँ जी, पहली एनॉमली क्लियर है? ओके, दैट्स फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अपडेट एनॉमली। अपडेट एनॉमली, एज द टर्म इज इंडिकेटिंग, हमने अपडेट कमांड भी पढ़ी है उसमें। इट इज ड्यू टू द डाटा रिडंडेंसी, दैट इज मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ सेम वैल्यूज इन द कॉलम एंड इट कैन लीड टू इनएफिशिएंसी। और इसकी एग्जांपल मैं अभी आज ही कोट कर चुका हूँ। लेट्स से आपकी क्लास स्टूडेंट का डाटा है, उसमें आपकी क्लास और सेमेस्टर, दैट इज रिडंडेंट डाटा। मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ वैल्यू मीन्स क्योंकि सब में बीसीए ही आना है सब स्टूडेंट्स के लिए, और सब में ही सेमेस्टर का फोर्थ आना है, 4 आएगा वैल्यू, इसलिए वो इनएफिशिएंसी है। इसलिए जब भी आपकी ऐसे की कोई भी एनॉमली एग्जिस्ट करती है, तो उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट एनॉमली इसलिए क्योंकि ये ऐसे का फील्ड है जिसको अपडेट कर दिया जाए किसी ऐसी वैल्यू से, ताकि जो रेपिटेशन है, रिडंडेंसी है, मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ सेम वैल्यू है, उसको कम कर दिया जाए किसी तरह। या तो उसका साइज कम कर दिया जाए या रेपिटेशन को कम किया जाए किसी भी तरीके से। सो दैट इज योर अपडेट एनॉमली। वो हम पढ़ेंगे आगे नॉर्मलाइजेशन के स्टेप बाय स्टेप में कि हमने ये तीनों एनॉमलीज रिमूव की हैं। थर्ड important is your deletion anomaly. It leads to loss of data for rows that are not stored elsewhere. अब कई बार क्या होता है कि आप डिवीजन ऑफ टेबल करते हो, तो उससे आपका डाटा ही लॉस हो गया, कुछ फील्ड की वैल्यूज डिलीट ही होगी। आगे जब आप इसमें नॉर्मलाइजेशन में हम एक एक करके पढ़ेंगे ना, नॉर्मल फॉर्म, वहाँ बताऊंगा डिलीशन नॉर्मली बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप डाटा डिलीट करते हो, यहाँ से नॉर्मलाइज करते हो, तो दूसरे टेबल में जब जाता है तो उसमें वो वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती, उससे आपका डाटा ही लॉस हो रहा है, वो भी एनॉमली है। इसलिए लॉसलेस डीकम्पोजिशन होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स डाटा लॉस नहीं होना चाहिए टेबल को डिवाइड करने के बाद, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है बेटा, डिलीशन एनॉमली, अब ये 3 एनॉमलीज हैं। इंसर्ट मैंने समझा दी है, और अपडेट आपकी ऑलरेडी हमने आज की उसमें 2-3 बार ही किया है। सो तीनों एनॉमलीज क्लियर है? यू कैन राइट डाउन ऑन चैट। एंड आई एम वेटिंग फॉर फ्यू रिस्पॉन्सेज। क्लियर है बेटा एनॉमलीज? चलें आगे। इनकी डिटेल आनी है अभी बेटा, क्योंकि डिटेल हर एक नॉर्मल फॉर्म में हमने ये तीनों एनॉमलीज भी पढ़नी है। वो कैसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट होती है, वो तीनों एनॉमलीज आगे आएगा। हाँ नहीं बेटा, कॉमन ऐसे नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन में नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि इंसर्ट नहीं होंगी। आप जब डाटाबेस बनाते हो, आपने, अच्छा ऐसे करते हैं, आप लोगों ने जब एडमिशन ली थी तो एक एडमिशन का फॉर्म फिल किया था, तो उस एडमिशन फॉर्म में कुछ ऐसे फील्ड होंगे जो कि आपने एम्प्टी छोड़ दिए होंगे। वो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो आपके लिए वैलिड नहीं थे, इसलिए आपने उसको एम्प्टी छोड़ दिया। वो जो एम्प्टी वैल्यू रह गई, वो नल वैल्यू हो गई। तो उसमें यहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया है, यहाँ हो सकता है जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो या 10th के बाद +1 +2 में किसी और स्कूल में या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो सब में एक एडमिशन फॉर्म होता है, और हर एडमिशन फॉर्म में कोई ऐसे का फील्ड ज़रूर होगा जो नल रहेगा। जैसे एग्जांपल है, अब एडमिशन फॉर्म में ना इंफॉर्मेशन दी होती है कि आप डे बोर्डिंग के हो, मीन्स जो रोज़ के रोज़ जो आप लोकल से आ रहे हो तो आपको बस चाहिए, या आप हॉस्टल में रहोगे।
अब कईयों के लिए हॉस्टल की वैल्यू नल आएगी और कईयों के लिए जो है लोकल की वैल्यू नल आएगी, तो वो नल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब वो नल वैल्यू को आप रिमूव नहीं कर सकते, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है, सिर्फ उसको हमने कम करना है ताकि वो जो नल वैल्यूज हैं इतनी ज़्यादा ना आए कि उसको या तो हम क्या करें कि एक अलग टेबल ले जाएं, स्टूडेंट का रोल नंबर जो कि हमारा एक यूनिक वैल्यू है, उसके साथ उसकी एक ऑप्शन रख लें कि लोकल है या हॉस्टल वाला स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो उसकी या जैसे इसको आप कह सकते हैं बस, बस मीन्स लोकल वाला तो बस अवेल करेगा, अगर हॉस्टल है तो वो हॉस्टल अवेल करेगा, उसमें एक फील्ड अलग से एक टेबल डाल के हम उसको ले जाएं, तो इसलिए हमारा क्या होगा कि नल वैल्यूज कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन में आइदर हमने बस चूज कर लेनी है और आइदर हमने उसमें उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए उसको हॉस्टल का रूम नंबर अलॉट कर देना वहाँ पे। तो यहाँ से हमारी नल वैल्यूज जो है कम हुई, बट ओवरऑल हमने ये जरूर किया कि जो टेबल में था एक फील्ड की वैल्यू नल आनी ही आनी थी, उसको हमने कम कर दिया। इज इट क्लियर कोमल? ठीक है, ओके बेटा, आगे चलते हैं इसके बाद और एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स है, इसको हम टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक बीच में BCNF आती है, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कॉड इज द रिसर्चर और यू कैन से डाटाबेस जो रिसर्चर है जिसके नाम पे BCNF नाम की एक अलग से नॉर्मल फॉर्म है। और उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है जिसको आप PGNF है। इन सबके सेकंड नेम भी हैं, वो आगे आगे आपके जैसे जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आएगा। So you have your first, second and third normal form, then afterwards your BSCNF, then fourth and fifth. इसका ऑर्डर हमेशा यही रहता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज द मोस्ट बेसिक, सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज द हायर फॉर्म ऑफ योर नॉर्मलाइजेशन, सेकंड से ज़्यादा हायर थर्ड है, थर्ड से ज़्यादा हायर BCNF एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं वो हायर नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं। और हमने अभी एक डिसएडवांटेज पड़ा है कि जिस तरह हम हायर नॉर्मल फॉर्म में जाते जाएंगे परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ठीक है। सो हम एक एक करके अब पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नाउ, इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को जब भी कोई आपसे पूछता है एज अ वाइवा क्वेश्चन, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको 2 लाइनें बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज एटॉमिक। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसी के बिहाफ पे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को पहले पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड थर्ड पे जो ये वाली स्लाइड पे दोबारा आएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए, और सेकेंडली एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज एटॉमिक। अब इन दोनों को समझने के लिए हम इसको डिटेल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, ये बाद में आएंगे। अब उसके लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी विल हैव टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर हम आएंगे उनकी 2 चीज़ों के ऊपर कि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे हमने रिमूव करना है और कैसे हमने एटॉमिक वैल्यूज एग्जिस्ट करें टेबल में वो इंश्योर करना है। For a relation or a table, attribute A depends on attribute B if for every valid row the value of B determines the value of A। अब इसको देखो, A के आगे एरो लगा के B लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी एक ऐसे फील्ड को, B फील्ड को यूज करते हो, उसकी सारी वैल्यूज A के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमेशा A ही डिटरमिन करेगा कि B की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, स्टूडेंट आईडी आपका रोल नंबर है, अब रोल नंबर से हम डेफिनेटली आपका स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट नेम उससे कनेक्ट हो गया, तो स्टूडेंट नेम की वैल्यू हमेशा जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, स्टूडेंट आईडी के ऊपर होगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट नेम हमेशा जब भी आप लिखोगे तो स्टूडेंट नेम से हमेशा ही स्टूडेंट आईडी, आपको नाम बोला जाए तो आपका हमेशा रोल नंबर तो वही रहेगा ना, स्टूडेंट आईडी इसमें केस में रोल नंबर आ रहा है, तो हमेशा आपका रोल नंबर जो है वो हमेशा जो है डिटरमिन कौन कर रहा है, नेम। हर स्टूडेंट के नेम से हम उसका रोल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो लिस्ट आ जाती है एक बार फाइनली, आप जब BCA में एडमिशन लिया आपने, तो फर्स्ट टाइम जब आपका रोल नंबर इशू होता है, इसका मतलब वो आपके नेम से अटैच हो गया। तो इसलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर कट कहती है कि एट्रीब्यूट A डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट B इफ फॉर एवरी वैलिड रो द वैल्यू ऑफ B डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ A। हर एक फील्ड में, हर एक रो में जो आपके टेबल्स में स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, उसके साथ साथ उसका रोल नंबर हमेशा एग्जिस्ट कर ही रहा है। और हमेशा एट्रीब्यूट A जो है दैट मीन्स रोल नंबर हो, उससे स्टूडेंट का नाम फाइंड आउट किया जा सकता है, नेम हो उससे हमेशा स्टूडेंट का रोल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी की पहली एग्जांपल क्लियर है, सेकंड बाद में करते हैं, राइट डाउन ऑन योर चैट। फंक्शनल डिपेंडेंसी की फर्स्ट एग्जांपल, इज इट क्लियर?
few of you write down on your chat. बेटा आज आपकी ना क्लास सिर्फ 50% आई है एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। और फिर बाद में ये होगा कि जी हमारे को समझ नहीं लगा सर, ये तो हमें आता नहीं है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ 30 अप्रैल में हम अपनी अटेंडेंस आपकी कंपाइल करने लगे हैं एंड दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंडिंग योर लेक्चर्स दे विल बी डिटेन्ड दिस टाइम। इस पर क्लियर है, प्रिंसिपल सर से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, जो लेक्चर नहीं लगा रहे हैं उनकी डिटेंशन हो जाएगी। आप लोगों के घर में लेटर भी आएगी कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लगा रहे हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ऑर्डर नंबर प्लस प्रोडक्ट नंबर और क्वांटिटी ऑर्डर। अब देखो क्वांटिटी ऑर्डर एक फील्ड है, प्रोडक्ट नंबर एक फील्ड है और ऑर्डर नंबर एक फील्ड है। ऑर्डर नंबर तो वो हो गया ना जिस पर्टिकुलर बिल बुक में होता है ना, बिल नंबर होता है, ये ऑर्डर नंबर वैसे का ही है, बिल नंबर यूनिक होता है, आपको पता। प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट वो वाला, सपोज एक आपने दुकान पे गए, आपने 5 चीज़ें खरीदी हैं तो 5 के प्रोडक्ट नंबर होंगे। जैसे कि आपने सपोज एग्जांपल यू गो टू योर लेट्स से सम मॉल और वहाँ पे आपने कुछ एक अपने घर की आइटम्स खरीदी है, सम योर लेट्स से सोप खरीदा, योर टूथपेस्ट खरीदी, तो यू मूव ऑन टू योर सम अदर प्रोडक्ट लाइक दिस, कोई आपने क्रीम खरीदी है, कोई आपने और चीज़ें ऐसे की खरीदी है, 3-4 प्रोडक्ट हैं, उनके सबके नंबर होंगे। अब जब भी आपने क्वांटिटी ऑर्डर करनी है कि आपने एक सोप खरीदा है या क्वांटिटी उसकी 8 है, 4 है, 12 है, वो क्वांटिटी आ गया। आपने टूथपेस्ट खरीदी तो आपको उसके आगे लिखा होगा कि क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है। अब जब भी क्वांटिटी ऑर्डर आपका कोई भी आएगा वो कहाँ से डिटरमिन होगा, वो होगा ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर को इकट्ठा देख के कि इस पर्टिकुलर बिल में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है वो इतनी की गई है। दैट मीन्स सपोज सोप इज अ प्रोडक्ट एंड ऑर्डर नंबर इज लेट्स से 100 है, इसका मतलब 100 ऑर्डर नंबर पे सोप की क्वांटिटी 12 है, तो 12 जो है वो डिटरमिन कहाँ से हो रहा है, एक ये कि ऑर्डर नंबर 100 मीन्स इस पर्टिकुलर बंदे का बिल, और उसने जो ये प्रोडक्ट सोप का ऑर्डर दिया है वो 12 सोप्स का ऑर्डर दिया है। सेकंड, उसी में टूथपेस्ट है, वो सेकंड प्रोडक्ट है, ऑर्डर नंबर 100 ही रहा, उसकी क्वांटिटी ऑर्डर लेट्स से 4 है, इसका मतलब 4 टूथपेस्ट जो है वो ऑर्डर की है। इसलिए ये ऐसे की डिपेंडेंसी जो क्वांटिटी ऑर्डर अकेला फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक उसको ये नहीं बताया जाएगा कि ये किस प्रोडक्ट का है, जब तक उसको ये नहीं बताया जाएगा ये पर्टिकुलर बिल का है। इसीलिए ये इकट्ठे ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर प्लस इसलिए लिखा हुआ है कि ये इकट्ठे फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है क्वांटिटी ऑर्डर के साथ, अकेला भी नहीं हो सकता। अगर अकेला प्रोडक्ट नंबर ले लेते हैं फॉर योर लेट्स से सोप, तो वो किसका ऑर्डर है ये तो पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए ऑर्डर नंबर प्लस प्रोडक्ट नंबर टुगेदर दे आर they ensure the functional dependency between your order number product number together and your quantity order। हाँ जी, क्लियर है बेटा, ये क्लियर होगी तो बेटा आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें आगे आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तभी क्लियर होना शुरू होगा, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने जो 2 चीज़ें पढ़ी है उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर उसकी डेफिनेशन आनी है। और ज़्यादातर जो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले एक एट्रीब्यूट है ना, ये प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होता है एक टेबल का ज़्यादातर। इसमें ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर इकट्ठा प्राइमरी की भी हो सकता है, ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी। स्टूडेंट आईडी है, हमें जैसे रोल नंबर कहते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर, ये भी एक आपका ज़्यादातर प्राइमरी की होगा। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, क्योंकि ये पावर पॉइंट स्लाइड है, यहाँ पे ना मैंने स्पेसिस दे रखी है स्टूडेंट आईडी में, ऑर्डर नंबर में आपको पता है कि स्पेसिस नहीं होती है। ऑर्डर अंडरस्कोर एनओ होगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एनओ होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी होगा, क्वांटिटी अंडरस्कोर ऑर्डर्ड होगा। सो इसको नहीं कंफ्यूज होना है, ये सिर्फ समझाने के लिए फील्ड नेम्स हैं। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, anyone else? Write down in the chat so that at least I know people are listening over here. Don't always the students who are not responding, उनको भी बीच में respond करना चाहिए, सिर्फ वही respond करें जो 3-4 लोग। हाँ जी, आगे respond करो बेटा। Okay, good push. Push, don't worry about it, हम वो slides दोबारा डिस्कस करेंगे। Sure. अच्छा, वो भी करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं बेटा, आप ना पहला पोल करो, मैं पोल सेंड कर रहा हूँ और 1 मिनट का टाइम है, आप इसको पहले करो एंड देन विल मूव ऑन फर्दर। आई एम लॉन्चिंग फर्स्ट पोल टुडे। बेटा 1 मिनट का टाइम है, इसलिए इसको उसी के अंदर करना है। ये विजिबल हो रहा है बस। नाउ इट हैज स्टार्टेड अप, you have your
1 minute to attempt it. ध्यान से पढ़ना है इसको. Hardly 10 seconds left. Okay, I'm ending the poll, and then I'll give you another poll for today. First, you see this result. So हमारी पहली स्लाइड थी और उसमें ये सारा दिया हुआ था, and I think so all the three, they are your normalization only. So now I'll send you the second poll for today. Attempt another poll. Okay, I'm ending this poll. I'll share the results with you. Again, few have attempted it wrong. I think so. आज की अगर हम रिवीजन के हिसाब से देखें तो मैंने अभी ये प्रॉपर्टीज तीनों डिस्कस की है. So still some students have attempted it wrong. बेटा थोड़ा सा सीरियसली अटेंड करो. दिस इज रियली अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आपका ये सेक्शन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है. Okay, I'll stop sharing the results and I'll move on to the next part of the lecture. Now, first normal form. We'll start with the first normal form now. Okay. Just hold on. बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड कर. जस्ट कर, कोई बात नहीं बेटा, पोल अब नेक्स्ट टाइम ही होगा. पोल ये वाला तो हो गया, सो नेक्स्ट टाइम अब सबमिट करना.
there is no way out. So पहले first normal form I'll start with it. A relation is in first normal form if domains of each attribute contain only atomic values. ये आपने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि हर एक एट्रीब्यूट मीन्स एट्रीब्यूट होता है फील्ड, उसमें सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज ही हों. इट मीन्स एटॉमिसिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन ए रिलेशन. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिफाइन ये करती है कि हमेशा हर एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं वो एटॉमिक होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है इसमें. अब इसमें देखो मैं दोबारा से पिछली स्लाइड्स में जा रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले इसकी पिछली स्लाइड में ये दिखा दिया जाए कि क्या था. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सेकंड प्रॉपर्टी थी एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज एटॉमिक, उसी के ऊपर बेस्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिफाइंड है. जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो भी आ जाएगा अभी, ठीक है. सो ये आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज. अब इसमें आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ो. इसमें देखो एक एम्प्लॉई आईडी है और उसमें वो यूनिक है 1 2 3 4 5 6 और एक 7 के बाद एक स्पेस दी हुई और 8. इसका मतलब जो एम्प्लॉई आईडी है, एक को हमने कोई एम्प्लॉई आईडी नहीं दिया हुआ बट उसमें एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनेंस, जो जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एम्प्लॉई एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी, ठीक है. सेकंड, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज, आप देखो उसमें सारे हैं बट सिर्फ जो एक 7 और 8 के बीच में एक फील्ड है वो एम्प्टी है. सैलरी सभी की दी हुई है. डिपार्टमेंट नंबर, अब देखो इसमें भी अकाउंट वाले को लेट से 2 डिपार्टमेंट नंबर है, सेल्स वाले को 1 है, मार्केटिंग वाले को 5 है. अगेन अकाउंट आया तो उसका 2 ही है, मार्केटिंग आया उसका 10 है डिपार्टमेंट नंबर, फाइनेंस आया उसका 11 है और अगेन अकाउंट का 2 है. तो ये आपके डिपार्टमेंट नंबर जो कि एज सच अवेलेबल है. अब आगे डिपार्टमेंट नेम है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग अब वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं. एटॉमिक वैल्यूज मीन जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर कट हर चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो तो नॉर्मल फॉर्म है. अब इस केस में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसमें कोई भी अभी तक एम्प्लॉय नहीं है, वो इस पर्टिकुलर टेबल में हम नहीं डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई आईडी यूनिक है. अब नल वैल्यू तो डलनी नहीं है, इसलिए अगर एम्प्लॉई आईडी हम नल दे रहे हैं उस केस में ये जो टेबल है उसकी एटॉमिक वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही. किन फील्ड्स के करस्पॉन्डिंग? सैलरी भी नहीं है, कोई नेम भी नहीं है, कोई एम्प्लॉई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एम्प्लॉई आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर एक डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम एग्जिस्ट कर रहा है. अब इसका मतलब ये हो गया कि डिपार्टमेंट तो है बट उसमें अभी तक कोई एम्प्लॉई हमने डाला ही नहीं हुआ, उसको हमने एम्प्लॉय नहीं किया. इसलिए ये कहते हैं कि एट्रीब्यूट में एटॉमिक वैल्यूज जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अभी टेबल नहीं है. एम्प्लॉय रिलेशन में अनोमलस डाटा है. अनोमलस मीन जिसमें अनोमली एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि एटॉमिक वैल्यू में नहीं है. इसको आगे देखते हैं इसी टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग. सपोज अब हमने क्या किया कि इसमें 9 लेट मी सी टू इट. एटॉमिक वैल्यू होती है बेटा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक फील्ड में कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करे. अब देखो ना इसमें एक ऐसे का जो रो है जिसमें कि डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम एग्जिस्ट कर रहा है पर एम्प्लॉय है ही नहीं. तो ये एम्प्लॉय का डाटा कैसे हुआ कंप्लीट? क्योंकि इसमें नॉर्मली होगी ना, हमने नल वैल्यूज आ गई और नल वैल्यूज जो है वो गलत होती हैं क्योंकि नल वैल्यूज से आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रही है बिकॉज देयर इज नो एज सच this employee that exists for your particularly finance department, इसलिए एटॉमिक नहीं हो रहा. वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है, ये एटॉमिक नहीं एग्जिस्टेंस है. एटॉमिक का मतलब होता है कि पूरी की पूरा हर एक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू की एग्जिस्टेंस हो, उसको एटॉमिक कहते हैं. ये नहीं एम्प्टी होना चाहिए. अब इसमें नल वैल्यूज आ रही हैं वो गलत है, ठीक है. ये पहला आ गया. इसी के आगे देखो नेक्स्ट जो टेबल हमने किया, सॉरी इसी के आगे हमने ये वाला टेबल. अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना है तो उन्होंने क्या किया कि ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक टेबल के करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं पे कोई भी एक एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है. तो उन्होंने क्या किया इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए. बाकी देखो अगर 8 के 8 रोज है ना वो सेम है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे सारी सेम है. सिर्फ एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट नंबर जिसका दिया हुआ था, उसमें फिलहाल के लिए अगर कोई एम्प्लॉय नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उन्होंने क्या किया, जो मार्केटिंग वाला बंदा ललित परमार था उसी को एक एडिशनल चार्ज दे दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ताकि एटलीस्ट वैल्यूज एटॉमिक ज़रूर हो. चाहे उसको बाद में आप अपडेट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, बट जब भी आपने एक टेबल में वैल्यूज डालनी है तो वहाँ पे ऐसी नहीं होना चाहिए कि एटॉमिक वैल्यू एग्जिस्टेंस ही ना हो, कोई नल वैल्यूज आती जाए कॉरस्पॉन्डिंग टू एक पर्टिकुलर फील्ड. अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि ललित परमार जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का था, उसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज दे दिया. आप लोगों ने सुना होगा
कि गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है कि कई बारी मिनिस्ट्रीज होती हैं तो एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री एक मिनिस्टर के पास होती है, तो वो एडिशनल चार्ज होता है। इसी तरह सपोज डिप्टी कमिश्नर है, उसको एक एडिशनल चार्ज किसी और का दिया होता है, कोई और ऐसे का हायर जो ऑफिसर होता है उसको एक एडिशनल चार्ज किसी और का भी दिया होता है। इसलिए वो उससे ये रहता है कि जो उसका डाटाबेस है वो एम्प्टी नहीं रहता और वो एटॉमिक वैल्यूज उसकी एग्जिस्टेंस करती है। एटॉमिक वैल्यू का मतलब अगर आप इसको सर्च करोगे, सपोज आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सर्च किया और अगर आपका जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे वो एम्प्टी आएगा तो जो डाटाबेस जो यूज कर रहा है उसको ये कंफ्यूजन होगी कि यार फाइनेंस डिपार्टमेंट के केस में डाटा आ नहीं रहा, क्या पता मेरी क्वेरी गलत है, क्या हो गया इसमें। सो एटॉमिक वैल्यू की एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इसको एक बार दोबारा देखो। दोनों मैंने दिखा देता हूँ मैं दोबारा से टेबल्स, तो ये देखने के बाद हम दोबारा से सेकंड उसके जाएंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का इम्पॉर्टेंट ये है कि हर एक एट्रीब्यूट उसके लिए एटॉमिक वैल्यू एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। एटॉमिसिटी हमेशा एक टेबल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसको करने के लिए उन्होंने इसको कैसे किया है वो ये दे दिया है। ये क्लियर है बेटा? राइट डाउन देन ओनली विल मूव फर्दर। हाँ जी अमरजीत, क्लियर हुई अब एटॉमिक वैल्यू? हाँ जी अमरजीत, ओके। बाकी भी जो बेटा सुन रहे हैं उसमें से आप रिस्पॉन्स करो इसमें साथ साथ, दोज हु आर लिसनिंग। ओके, आई मूव ऑन द फर्दर नाउ। एक हमने फंक्शन डिपेंडेंसी टर्म की है, एक हमने फुल फंक्शन डिपेंडेंसी की है। अब दोनों टर्म्स में अलग अलग डिफरेंस आएगा। अब पहले हमने फंक्शन डिपेंडेंसी यूज़ की है, वो आपने टर्म यूज़ की है, कहाँ यूज़ होगी अभी बता देता हूँ। जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, क्योंकि एटॉमिसिटी को जो हमने अभी किया ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उस केस में जब आप फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंगली चलोगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है एटॉमिक वैल्यूज हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। और जब आपने ये वाला टेबल किया था ना, इसमें अगर सपोज एम्प्लॉई आईडी के साथ जो है वो नेम और साथ साथ जैसे डिपार्टमेंट नंबर और नेम, इनकी हम अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमेशा एक टेबल में एटॉमिक वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। कभी भी आप उस पर्टिकुलर फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, उससे ही आप एटॉमिक वैल्यूज की प्रेजेंस कर लोगे। ठीक है, उसी तरह अब नेक्स्ट टर्म आती है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एन एट्रीब्यूट वाई इन ए रिलेशन, एट्रीब्यूट होता है फील्ड, वाई एक फील्ड का नाम है, और in a relation means in a table is fully functionally dependent on any attribute x of a relation R if it is functionally dependent on x and not functionally dependent on any subset of x। अब इसमें टर्म देखो चेंज हो गई है, अब इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। फंक्शन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहती है कि एक एट्रीब्यूट y x के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हो, बट वही जो वैल्यू है y की वो किसी भी सबसेट ऑफ x के ऊपर जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा मीन सपोज आपकी कोई प्राइमरी की है जो कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फील्ड से वो प्राइमरी की बनी है। तो जब आप कोई भी एक फील्ड उसको कहोगे कि ये इसके ऊपर फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो ये इंश्योर करता है कि वो जो फील्ड है वो दोनों के ऊपर फुल फंक्शनली डिपेंडेंट है। इंडिविजुअली नहीं हो सकता कि एक के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है और दूसरे के ऊपर नहीं है। तो इसलिए जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कहती है कि हमेशा एक एट्रीब्यूट एक्स जो एक टेबल का है वो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स होना चाहिए, नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी सबसेट ऑफ एक्स। सबसेट मींस जैसे दो फील्ड है तो उसमें से एक के ऊपर तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो, दूसरे के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कॉम्पोजिट प्राइमरी की एग्जांपल होती है जब भी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है। इसका इन अदर वर्ड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल पढ़ के फिर दोबारा इसी स्लाइड पे आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मींस दैट व्हेन प्राइमरी की इज कॉम्पोजिट, आ गया वहीं पे, then other non-key attributes must be identified by entire key and not by some attribute of primary key। अगर दो फील्ड से प्राइमरी की बनी है तो जितनी भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उसके अलावा जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे उन दोनों के ऊपर इकट्ठे फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उनमें से एक के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हो और दूसरे के ऊपर ना हो। ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन कहती है। हाँ जी, डेफिनेशन का वो क्लियर है कि पर्पस क्या है। यहाँ पे अब देखो इसको समझाने के लिए ना पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उसी स्लाइड पे आता है।
सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब पहले तो ये होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स सारे फील्ड में एटॉमिक वैल्यूज होनी बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए जब भी आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म हायर नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो पहले एटॉमिसिटी को अचीव करना पड़ेगा, एटॉमिक वैल्यूज में डाटाबेस को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। देन all non-primary key attributes must be fully functionally dependent on primary key attributes। अब ये वही आ गया जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है कि नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स मींस जो कि दो कंपोजिट की से जो भी कोई आपकी बनी है, अगर सपोज ये एक पर्टिकुलर प्राइमरी की, तो जितने भी उसके अलावा एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उन दोनों के ऊपर इकट्ठे डिपेंडेंट होने चाहिए, किसी एक के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो उस केस में आप उससे कहते हो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें फुल फ्लेज जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। पहले हम एग्जांपल से देखते हैं इसको कैसे किया गया। देखो इसमें टेबल दिया हुआ है रोल नंबर, एक दी हुई है गेम, एक दिया हुआ है इसके बाद नेम, फिर फी, फिर ग्रेड। अब देखो अगर हम लेके चलते हैं रोल नंबर, वो सारे यूनिक है 1 2 3 4 5 6, बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सपोज गेम है तो गेम पहले वाला रोल नंबर जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, देन उसका नाम अमित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। और उसने जो फ़ी पे की है उसके लिए वो 200 है। उसके बाद उसके ग्रेड उसमें क्रिकेट में कितने आए हैं, ए ग्रेड आया है। सिमिलरली फॉर अदर्स, आप इसको पढ़ो, इसमें आप में देखोगे तो क्रिकेट के लिए हमेशा फ़ी 200 ही आएगी, ठीक है। अगर हम बैडमिंटन ले चल रहे हैं तो उसमें 150 फ़ी आ रही है पारुल के लिए, ठीक है। और अगर हम सेकंड वाला तो रो देख रहे हैं तो उस केस में भी आप चेक करो, तो उस केस में अब बैडमिंटन के करस्पॉन्डिंग जो फ़ी है वो भी 150 आ रही है। देन मूविंग ऑन टू हॉकी, उसके लिए भी जो फ़ी है वो 100 है। इसका मतलब जो गेम के करस्पॉन्डिंग फ़ी डिपेंडेंट हो गया। रोल नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोल नंबर के साथ ही आगे ये पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट एक पर्टिकुलर गेम खेल रहा है। अब अगर हम इसमें प्राइमरी की लेते हैं रोल नंबर और गेम को इकट्ठा, ये जो बॉक्स है नीचे देखो, रोल नंबर और गेम इकट्ठा लेते हैं तो आप ये देखो कि जो नेम है वो रोल नंबर जो है वो से सीधा नेम पता लग सकता है, वो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक के ऊपर ही आ रही है। आगे देखो इसमें नेम ऐसा फील्ड है जो सिर्फ रोल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, गेम के साथ नहीं उसका कोई लेना देना, हालांकि हमने इकट्ठा इसको प्राइमरी की लिया है। सिमिलरली फी जो है वो सिर्फ गेम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो भी सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक के ऊपर है, फुल के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एनॉमली एग्जिस्ट कर रही है कि नेम और फी जो कि दो ऐसे फील्ड हैं जो कि नॉन प्राइमरी की हैं और प्राइमरी की इसमें आ रहा है रोल नंबर और गेम, तो इसमें वो उसके ऊपर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। अब ग्रेड देखा जाए, ग्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें रोल नंबर भी पता होना चाहिए कि किसके ग्रेड है, क्योंकि उससे नाम पता लगेगा, और सेकेंडली गेम भी पता होना चाहिए कि किस गेम में उसके ग्रेड आए हैं। इसलिए ग्रेड ऐसा अकेला फील्ड है जो कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है प्राइमरी की के ऊपर, जो कि प्राइमरी की इस केस में रोल नंबर और गेम है। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये अनॉमली एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसमें दो फील्ड ऐसे हैं नेम और फी जो कि फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है प्राइमरी की के ऊपर। अब बताओ इस केस में क्या सेकंड नॉर्मल फॉर्म का पहला वाला स्लाइड क्लियर है अब, और इसकी जो पिछली स्लाइड क्लियर है अब बताओ, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? बेटा इसको ना मैं कोई ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहता, स्लोली चला रहा हूँ। आई वांट इट शुड बी क्लियर। इसमें क्लियर कट रोल नंबर और गेम जो एक बॉक्स में डाले हैं, इसमें ये इसको बताया गया ये प्राइमरी की है, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की है जिसमें रोल नंबर और गेम दो फील्ड के साथ वो बनी है। अब इसमें क्लियर कट उसमें ये बताना ज़रूरी है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। एटॉमिक तो है पर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं नेम और फी, वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट रोल नंबर और गेम में नहीं है, क्योंकि नेम जो है वो रोल नंबर के ऊपर सिर्फ फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसका मतलब वो उसकी जो सबसेट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हो गया ना। और सिमिलरली फी जो है वो गेम के ऊपर, दैट मीन्स प्राइमरी की के सबसेट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है, जबकि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही फील्ड है ग्रेड जो कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। हाँ जी क्लियर है बेटा? सम ऑफ यू गिव योर रिस्पॉन्स ऑन योर चैट। हाँ जी, राइट डाउन ऑन योर चैट। ओके गुड। चलो हम इससे करते हैं इसको,
सारे को इसको अब अनोमलीज के साथ एक्सप्लेन किया। अब साथ साथ हम टेबल देखते जाएंगे, साथ साथ अनोमलीज पढ़ेंगे। देखो प्राइमरी की इसमें कौन सी है, रोल नंबर और गेम। द प्राइमरी की ओवर हियर इज रोल नंबर एंड गेम। ईच स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन मोर देन वन गेम। अभी इंपॉर्टेंट ये भी है कि हर स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे देखो कि अगर सपोज सेम स्टूडेंट एक से ज़्यादा में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो यहाँ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रोल नंबर 1 जो अमित है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेले, वो कोई और गेम भी खेल सकता है। तो यहाँ पे मोर देन 1 गेम को करने के लिए अगर हम प्राइमरी की एक ही रख लेते रोल नंबर तो वो नहीं हो पाना था। इसलिए रोल नंबर और गेम इकट्ठा कर दिया कि रोल नंबर सेम गेम डिफरेंट, गेम सेम रोल नंबर डिफरेंट। तो इसलिए ये इकट्ठा कॉम्पोजिट प्राइमरी की बिल्कुल वैलिड है। अब स्टूडेंट जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, बट उसमें अनोमलीज कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। देखो डिलीशन अनोमली। सपोज यू वांट टू डिलीट स्टूडेंट जैक, हियर यू लूज द इंफॉर्मेशन अबाउट गेम हॉकी बिकॉज ओनली प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन हॉकी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा जैक का डाटा डिलीट कर दो। अगर हम इस टेबल में से जैक का डाटा डिलीट कर देते हैं तो इसके साथ साथ लॉस क्या हो रहा है, जो हॉकी गेम है जिसकी फी 100 थी वो भी साथ ही लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टेबल में से हॉकी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। चाहे कोई और स्टूडेंट हॉकी ऑप्ट करना भी चाहे तो उसको यही नहीं पता लगेगा उसकी फीस कितनी है, क्योंकि जैक वाज द ओनली स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन हॉकी। और अगर हमने उस जैक को डिलीट कर दिया तो हॉकी का डाटा भी डिलीट हो रहा है, इसलिए ये डिलीशन अनोमली है। अब इसको समझो, अनोमली का मतलब हो गया कि यू विल लूज सम इंफॉर्मेशन ऑफ हॉकी इफ यू डिलीट वन प्लेयर दैट हैज पार्टिसिपेटेड इन हॉकी। इसलिए डिलीशन अनोमली है। अगर सपोज जैक कहता है कि मैं तो हॉकी खेलनी नहीं है, अगर वो खेलनी नहीं है तो उसको डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। अगर डिलीट करेंगे तो उसमें हॉकी की सारी इंफॉर्मेशन ही जा रही है, तो उसको रिमूव कैसे किया जाए। इसका मतलब यह है कि अब इसकी नॉर्मलाइजेशन करनी ज़रूरी है ताकि ऐसे की जो अनोमली है वो एग्जिस्ट ना करे। वो कैसे करनी है वो आगे आएगा अभी। हाँ जी, पहली डिलीशन अनोमली क्लियर है बेटा? एनीवन हु कैन राइट डाउन ऑन योर चैट। एक एक करके चलते हैं, इसमें डिलीशन अनोमली क्लियर है? I'll move on to the second one. सेकेंड पॉइंट हमारा है इस केस में इंसर्शन अनोमली। सपोज यू वांट टू ऐड अ न्यू गेम बास्केटबॉल हैविंग नो स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट, यू कैन नॉट ऐड दिस इंफॉर्मेशन अनलेस देयर इज अ प्लेयर फॉर इट। अब देखो आपके पास जो इसमें टेबल है उसमें रोल नंबर और गेम प्राइमरी की इकट्ठा है। इसका मतलब ये है गेम तो हमने बास्केटबॉल डालनी है, वो तो आ गई, बट जब तक कोई स्टूडेंट उस बास्केटबॉल को ऑप्ट नहीं करेगा हम इस टेबल में नई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अनोमली एग्जिस्ट हो गई ना। रोल नंबर और गेम इकट्ठा प्राइमरी की है, प्राइमरी की का मतलब है कि इसके बिना कोई रिकॉर्ड डल नहीं सकता। गेम तो आ गई, बट जब तक कोई स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा हम उसकी रिकॉर्ड की एंट्री नहीं कर सकते। ये भी इंसर्शन अनोमली हो गई। हाँ जी, अनोमली क्लियर है बेटा? You cannot add now information unless a player exists for your basketball। नई गेम के लिए हम नहीं डाल पा रहे हैं। थर्ड important updation anomaly, suppose you want to change the fee of cricket, here you have to search all the students who have participated in cricket and update the fee individually, otherwise it will produce inconsistency। अब देखो इसमें क्रिकेट 3 लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है, अमित, ललित और जॉन, तीनों में फी 200 दे रखी है। अब सपोज हमने उसको बढ़ा के 250 करना है, तो जब हम इसको अपडेट करेंगे तो इसका मतलब हमें हर एक 3 रिकॉर्ड पे इंडिविजुअली जाना पड़ेगा और वहाँ वेयर क्लॉज में लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी गेम क्रिकेट है उसकी फी जो है वो 250 करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अनोमली है ना, ये गलत है। आपको एक ही जगह के ऊपर क्रिकेट की फीस चेंज करनी चाहिए ताकि उससे ऑटोमेटिकली फी जो भी एक क्रिकेट के लिए पार्टिसिपेट होगा उसके साथ ही उसकी फी 250 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये एनोमलीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तीनों एनोमलीज एग्जिस्ट कर रही हैं, डिलीशन भी, इंसर्शन भी और अपडेशन भी। अब सोल्यूशन क्या है इसका? आ गया नीचे। सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज टू सेपरेट पार्शियल डिपेंडेंसीज एंड फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज सो दैट डिवाइडिंग द स्टूडेंट रिलेशन इनटू 3 रिलेशन। इसको क्या करो, एक टेबल में जो पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी है, जो नेम और फी कर रहे हैं, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ग्रेड जो है फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, इनको अलग अलग कर दिया जाए अलग अलग टेबल में जाकर, तो उसके लिए टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इन्होंने क्या किया, एक अब टेबल बना दिया स्टूडेंट, इसमें सिर्फ रोल नंबर और नेम है। एक बना दिया गेम, उसमें सिर्फ गेम का नाम और उसकी फी है। और तीसरा बता दिया सिंपली रोल नंबर, गेम और साथ में ग्रेड। अब क्या हो रहा है, अब इसमें देखो अनोमलीज एक एक करके चेक करो। जो अनोमलीज हमने पढ़ी है क्या वो तीनों रिमूव हो गई?
अब देखो अगर हमने एक नया स्टूडेंट एक ऐड करना है तो रोल नंबर 7 डाल के हम उसको ऐड कर सकते हैं इजीली। इंसर्शन नॉर्मली हो जाएगी, इंसर्शन होगी, कोई रिमूव तो नहीं करनी जरूरत। उसने किसी भी अगर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना तो ज़रूरी नहीं है कि 7 वाले रोल नंबर का वहाँ पे जो परफॉर्मेंस ग्रेड आई आए कि उसने अभी तक कभी भी गेम ऑफ नहीं की है, बट उसका स्टूडेंट का रोल नंबर तो आ गया। ये पहला हो गया। सेकंड, बास्केटबॉल जैसे हमने अभी किया था, बास्केटबॉल नई गेम ऐड की है, उसमें कोई भी स्टूडेंट ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वहाँ पे हम गेम वाले टेबल में जाके बास्केटबॉल डाल के उसकी हम फी डिफाइन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये भी इसका मतलब उसने रिमूव कर दिए नॉर्मली। तीसरा, अब देखो इस केस में रोल नंबर, गेम और ग्रेड, एक ही स्टूडेंट एक से ज़्यादा गेम्स ले सकता है। यहाँ पे सिंपली रोल नंबर को दोबारा लिखना है और उसको सपोज रोल नंबर 1 क्रिकेट में ग्रेड ए ले रहा है तो उसने अब बैडमिंटन भी ऑप्ट कर लिया, तो हम नीचे क्या करेंगे, रोल नंबर 1 लिखेंगे, उसकी गेम बैडमिंटन लिखेंगे और उसका ग्रेड उसमें दे देंगे क्या आएगा। तो इसका मतलब उसने एक से ज़्यादा गेम्स को ऑप्ट करना उसके लिए ईजी हो गया, क्योंकि इसमें अब वो प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, सो अब अगर हम देखते हैं तो इसमें तीनों जो हमारी अनॉमलीज रिमूव हो रही हैं। डिलीशन अनॉमली भी चलो चेक कर लेते हैं। अगर कोई एक रिकॉर्ड हमने ग्रेड वाले टेबल में से, ये जो लास्ट परफॉर्मेंस टेबल है उसमें से डिलीट कर दिया, तो उससे ना हमारा गेम का लॉस हो रहा है, गेम जो है सपोज इसमें अब हॉकी का जो रोल नंबर 5 वाला डाटा डिलीट कर दें तो उससे देखो ना वो स्टूडेंट का लॉस हुआ, वो जैक एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट टेबल में, ना ही उसका हॉकी का लॉस हुआ जो कि गेम टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसका परफॉर्मेंस वाले टेबल से एक डाटा डिलीट हो गया, इसलिए डिलीशन नॉर्मली रिमूव हो गई। सेकंड एरो इंसर्शन नॉर्मली, इसमें ऑलरेडी हमने किया कि हम नया प्लेयर ऐड करना, सॉरी नया जो गेम ऐड करना चाहते हैं, बट हम उसमें कर नहीं पा रहे थे। यहाँ पे हमने बैडमिंटन ऐड कर दिया, उसकी फी ऐड कर दी, बट हमने उसके लिए अभी फिलहाल किसी भी स्टूडेंट ने उसको ऑफ नहीं किया, तब भी वो गेम में आ गया, इसका मतलब उसकी एग्जिस्टेंस तो आ गई एटलीस्ट। सो हमारी इंसर्शन नॉर्मली भी रिमूव हो गई। अब अपडेशन में देखो, क्रिकेट की फीस 200 से बढ़ा के हमने 250 कर दी, तो सभी के लिए क्रिकेट के लिए फीस जो है वो 250 होगी ऑटोमेटिकली, तो हमने हर एक वे अलग अलग रो पे जाके उसको करने की हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलें। तब तक मैं आपको एक और पोल दे रहा हूँ फिलहाल। आई एम गिविंग यू वन मोर पोल टू अटेम्प्ट। पहले बेटा कर लो इसको, पोल कर लो। थैंक यू अमर जी, फाइन, आप इसको पोल को करो। Okay, last 5 seconds left. I'll show you your results. Again, it is some of you are attempting it wrong. आप देखो इसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म अभी पड़ा है। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, ये तो ऑलरेडी इसमें कहा, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना भी जरूरी है। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिफाइंड बाय द एंटायर की, नॉट बाय ओनली पार्ट ऑफ की, ये भी इसमें डिफाइन किया हुआ है। और कोई पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें इसमें क्लियर है। ऑल ऑफ द अबव इज वाज द आंसर। इसलिए इसमें आपका जो मैं दिखा देता हूँ जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया है, एंड ऑल आर नॉट अटैम्प्टिंग द पोल। इसके भी बेटा आपके प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो लेक्चर्स को। Well, I'll stop sharing the result and I will show you another slide जो हमने पहले स्टार्टिंग में की थी, मैं उसको कहा था। अब देखो इसमें तीनों लिखी हुई है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड ये है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, ये भी हमारा हो गया। देन
second important point is every non-key attribute must be defined by the entire key and not the part of key, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे वो पहले थी नेम और फी के केस में, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हमेशा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा होना चाहिए, और सेकेंडली नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, जिसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज बिटवीन नॉन की एट्रीब्यूट्स है, वो नहीं होनी चाहिए। पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। सो आई मूव ऑन टू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उससे पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी करेंगे। Now, transitive dependency. Suppose there exists a relation that means table with attributes A, B, C. तीन उसके fields हैं एक टेबल में। A is a primary key, A हमने primary key ले लिया। B and C are non key attributes. जो भी primary key के अलावा attributes होते हैं उनको non key attributes कहते हैं, इसलिए B और C इस केस में non key attribute हो जाएगा। ठीक है। Now we assume the following dependencies hold. अब उसमें उन्होंने assumption कर दी कि कौन कौन सी जो assumptions जो है कि मीन्स क्या चीज़ इसमें exist करेगी, वो उन्होंने दे दिया। क्या होगा? A आगे आपने देखा होगा, उसके बाद एक एरो है, दैट इज A to B, B to A does not hold, that means B is functionally dependent on A, but इसमें क्लियर है जो फंक्शन देखो, जब एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला होता है तो उसमें क्लियर कट बताता है कि डिपेंडेंसी कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। जो B है वो A के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है, दैट मीन्स B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A के बाद A लेफ्ट साइड पे और B राइट साइड पे है, तो उसका मतलब होता है कि B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। ये तो होल्ड कर रहा है, बट इसका उल्टा नहीं होल्ड कर रहा, तो A जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि A इसमें प्राइमरी की है और B नॉन की एट्रीब्यूट है, सो एवरी नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन योर प्राइमरी की ओवर हियर। इस केस में क्लियर है कि डिपेंडेंसी में हमने अजम्पशन ये कर दी है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन योर प्राइमरी की। थर्ड, B to C, दैट इज C इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B, ये भी अजम्पशन कर दी है। जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहती है उसके लिए दो अजम्पशन हैं। पहला ये है, सपोज एक फील्ड B है जो कि फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फील्ड ये है कि एक C फील्ड है जो कि फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B है। सो इसलिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये कहती है कि अगर ऐसे क्या A to B और B to C, देखो इसमें अगर हम ऐसे पढ़ें A to B एग्जिस्ट कर रहा है और B to C एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब A to C भी एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांजिटिवली। सो दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी हम इसको इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी कह देते हैं कि A के कॉरस्पॉन्डिंग C भी फंक्शनल डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए क्योंकि A to B और B to C एग्जिस्ट कर रही थी फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये अजम्पशन थी, इसलिए हम इसको A to C भी कह सकते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्लियर कट रूल कहता है, इफ A to B and B to C exist, then A to C also exist, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। क्लियर है बेटा? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? फिर हम आगे चलें। Any question? If it is clear, you can write down clear message over here on your chat. Few of you write your messages. I am waiting for the response. हाँ जी, मानसी, कुश, भव्या शर्मा, बलजीत, जसकरण, okay. I'll move further then. Moving on to your third normal form now. और रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, दैट मीन्स फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी वाली जो कंडीशन है वो उसको मीट करनी बहुत जरूरी है। सो रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब आप देखो इसमें क्लियर कट नॉर्मल फॉर्म में आगे आगे जाते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि पिछली नॉर्मल फॉर्म होनी बहुत जरूरी है। जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए थे तो उसमें क्लियर कट पहले लिखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आए तो उसमें क्लियर कट है कि पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल्स का होना बहुत जरूरी है। एंड नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स मस्ट बी नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की। अब इसमें ये आ गया, जो प्राइमरी की के अलावा एट्रीब्यूट्स हैं वो उनमें आगे से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की।
जो हमने लिखा था ना A to B और B to C, इसलिए A to C एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए फॉर योर दिस नॉन की एट्रीब्यूट्स। नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की जो है वो होना चाहिए, उसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। In other words, relation is in third normal form if it is in second normal form and having no transitive dependency। कोई ऐसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी ही नहीं चाहिए। अब इसमें देखो एक टेबल, उससे समझते हैं इसको। उसमें फील्ड देखो कौन से है, रोल नंबर है, नेम है, सेमेस्टर है और हॉस्टल है। रोल नंबर इसमें प्राइमरी की आ गया, इसलिए इसको बॉक्स में डाला हुआ। नीचे देखो रोल नंबर से ही नेम आप देख सकते हो, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रोल नंबर के साथ नेम अटैच होता है, नेचुरली सेमेस्टर भी अटैच हो जाता है साथ ही। और रोल नंबर से ही ये पता लगता है कि वो कौन से हॉस्टल में है। अब आपका अगर हॉस्टल, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको पता है नेम और जो रोल नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाम होगा भी तब भी सेम नेम के अगर दो स्टूडेंट तो उसके साथ साथ उसको रोल नंबर से ज़्यादा पूछा जाता है कि रोल नंबर यूनिक है, तो कहते हैं हाँ इस रोल नंबर वाला जो ये नेम है तो वो किस हॉस्टल में है। प्लस उसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि अब देखो एक सेमेस्टर और हॉस्टल के बीच में भी एक जो है एरो है। अब वो एरो ये बता रहा है कि हॉस्टल के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो किस पर्टिकुलर सेमेस्टर में है, इस बार वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो अगर टेबल देखते हैं, इसमें ललित नाम का जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर का है और उसका हॉस्टल H1 है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले दोनों स्टूडेंट है, विशाल, दोनों H1 में है। गौरव जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है उसका H2 है, और जो थर्ड सेमेस्टर का जॉन स्टूडेंट है वो H3 में, और जो फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो H4 में है। अगर हम इस टेबल से देखते हैं तो हमें अभी तक ये क्लियर होता है कि सेमेस्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है साथ साथ रोल नंबर के और स्टूडेंट के, कि वो कौन से हॉस्टल को बिलोंग कर रहा है, उसको कौन सा हॉस्टल जो है वो मिलेगा। अब इसके ऊपर अगर हम आगे चलते हैं, इसकी कौन कौन सी एनॉमलीज एग्जिस्ट करती हैं वो भी चेक करें। प्राइमरी की ओवर हेयर इज रोल नंबर, वो सभी को पता है कि ये जो टेबल है इसमें रोल नंबर आ गया। कंडीशन इज डिफरेंट हॉस्टल इज अलॉटेड फॉर डिफरेंट सेमेस्टर, हमने अभी देख ही लिया। जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो H1 में है, जो सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो H2 में है, थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट वो H3 में है, फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट H4 में है। इसलिए जो डिफरेंट हॉस्टल्स हैं वो डिफरेंट सेमेस्टर के लोगों को अलॉट किए जाते हैं। स्टूडेंट रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इसका मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट कर रही है, वो आपने देख ही लिया, क्योंकि सारी की सारी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी इस केस में प्राइमरी की कॉम्पोजिट नहीं है, अगर ये सिंगल की है तो इसका मतलब इसमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तो कर रही है। अब फिर भी इसमें नॉर्मलीज कौन सी है, डिलीशन नॉर्मली देखो। सपोज यू वांट टू डिलीट अ स्टूडेंट गौरव, हियर यू लूज द इंफॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल बिकॉज ओनली हॉस्टल स्टेइंग इन H2। अब देखो गौरव सिर्फ एक सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो हॉस्टल की जो सेकंड H2 जो हॉस्टल है उसकी जो डाटा है वो डिलीट ही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट हो रहेगा, तो इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये डिलीशन नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये डाटा एक डिलीट करने से डाटा लॉस भी हो रहा है। इंसर्शन नॉर्मली कहती है सपोज यू वांट टू ऐड अ न्यू हॉस्टल H8 एंड दिस इज नॉट अलॉटेड टू एनी स्टूडेंट, यू कैन नॉट ऐड दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास कोई भी अगर स्टूडेंट 8 सेमेस्टर का ना हो, जब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब तक आप हॉस्टल 8 को, नया हॉस्टल को ऐड नहीं कर पा रहे। वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो, अगर H8 नहीं ऐड हो रहा तो इसका मतलब ये भी एक एनॉमली है, इंसर्शन नहीं हो सकती। लेट्स से H8 लिखा है यहाँ पे, H5 भी हो सकता है, तो और जब तक एक फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट नहीं है तो हम हॉस्टल जो है वो H5 नया ऐड नहीं कर पा रहे, तो ये इंसर्शन नॉर्मली भी एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड अपडेशन नॉर्मली ये कहती है सपोज यू वांट टू चेंज द हॉस्टल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, आपने H1 की जगह सभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको H11 देना है। अब उस केस में आपको यहाँ पे अपडेट करने के लिए सारे रिकॉर्ड्स पे जाना पड़ेगा और एक एक करके उनको 11 हॉस्टल जो है वो अलॉट करना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये अपडेशन नॉर्मली है, यू हैव टू सर्च ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, अपडेट देम इंडिविजुअली, अदरवाइज इट प्रोड्यूसेस इनकंसिस्टेंसी। कुछ हॉस्टल फर्स्ट के जो है वो कहीं जाएंगे, कुछ कहीं जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। Now is it clear? Solution to this problem is to divide the table into two tables, student and hostel. Let's say यहाँ पे आ जाओ, एक स्टूडेंट बना दिया जिसमें कि उसका रोल नंबर, उसका नाम और उसका सिर्फ सेमेस्टर हो। एक हमने क्या दिया, क्योंकि हॉस्टल डिपेंडेंट ही सिर्फ सेमेस्टर के ऊपर है, हमने सिंपली उसको एक सेमेस्टर के साथ कर दिया, सेमेस्टर और हॉस्टल। अब इस केस में देखो क्लियर है
कि अगर आपने H8 इंक्लूड करना है हॉस्टल, तो आप इजीली इंसर्शन नॉर्मली कर इसमें रिमूव हो जाएगी कि हमने 8 हॉस्टल ऐड कर दिया। आपने कोई स्टूडेंट नया जो है वो अगर ऐड करना है तो स्टूडेंट टेबल में नया टेबल स्टूडेंट ऐड कर दो, और उसको अगर वो हॉस्टल अभी नहीं भी अलॉटेड तो वो तब भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर वो ऐसे का सेमेस्टर है जिसमें कि आगे हॉस्टल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हॉस्टल में उसकी एंट्री होनी ज़रूरी हो जाएगी, इसलिए वो तीनों की तीनों चीज़ें जो है रिमूव हो जाएगी इसमें। अगर एक एक करके चलते हैं डिलीशन नॉर्मली, अगर हम स्टूडेंट अब इसमें गौरव डिलीट भी कर देते हैं तब भी हॉस्टल की जो H2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो डिलीशन नॉर्मली रिमूव हो गई। इंसर्शन नॉर्मली ये कहती है नया हॉस्टल H8 ऐड कर दिया, और अभी कोई भी स्टूडेंट H8 को लॉट नहीं भी हुआ तब भी वो इंसर्ट कर सकते हैं हमारे, तो ये भी रिमूव हो गया नॉर्मली। अपडेशन ये कहती है कि अगर सपोज आपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कोई और हॉस्टल अलॉट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर के आगे H1 की जगह चेंज करके H8 या लेट से H11 करना है, तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट सेमेस्टर के विशाल और ललिता उनको वो हॉस्टल H11 अलॉट हो जाएगा। सो ऑल द 3 नॉर्मलीज आर रिमूव्ड, सो नाउ रिलेशन इज इन योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ बेटा। स्टेप बाय स्टेप समझोगे बड़ी अच्छी है ये नॉर्मलाइजेशन, इसको सिर्फ लॉजिकली समझना ज़रूरी है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि कोशिश ये करो कि जो एग्जांपल पीपीटी में दिए हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, वही एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करके और उन्हीं एग्जांपल से समझाओ। कि मैंने ऑलरेडी बुक्स आपकी जो है उन्हीं में से ये फाइंड आउट करके एक क्लियर कट तीनों अनोमलीज के साथ इसको आपको समझाने की कोशिश की है। एंड इट इज़ रियली प्रेफरेबल कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन की कोई भी नॉर्मल फॉर्म को एक्सप्लेन करना है तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बतानी पड़ेंगी कि ये टेबल है, इसमें ये अनोमली एग्जिस्ट कर रही है और ये अनोमली को रिमूव करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया तो ये नॉर्मलाइजेशन हमने अचीव कर ली। तो ये तीनों चीज़ें आपकी इसमें आएंगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन आपके लिए है? If it is clear, then write down your clear messages in your box, chat box. लिखते जाओ बेटा इसके साथ साथ। ओके कुश, ओके अमरजीत, ओके गुलसेवर, गुड। चलो हम ऐसे करते हैं, अब आगे चलते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे, BCNF पे। BCNF स्टैंड फॉर योर वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब term is indicating voice chord is the name of the researcher who introduced this BCNF. अब जिसने ये इंट्रोड्यूस की थी ये उसके नाम पे ही ये वाली नॉर्मल फॉर्म बना दी गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद जो एक अलग से नॉर्मल फॉर्म आई वो क्योंकि वॉइस कॉर्ड ने बनाई थी तो उसको नाम ही BCNF दे दिया गया और बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए उसके साथ उस रिसर्चर का नाम भी ऐड कर दिया गया। सो इट इज़ अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही है बट उसका स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है, सिर्फ इतना डिफरेंस आ रहा है कि इसकी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो भी आपने डिवीजन ऑफ टेबल करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव किया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म को आप BCNF कहते हैं। इसलिए जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं है, सिर्फ ये सेम थर्ड नॉर्मल फॉर्म है बट उसका स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है। So a relation is in BCNF if and only if all determinants are candidate keys. BCNF deals with multiple candidate keys. Relation is in third normal form and also contain anomalies. Consider the relation table over here. अब इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जरूर है टेबल बट अभी भी अगर इसमें कोई एग्जिस्ट कर रही है अनोमलीज तो उसको रिमूव करना पड़ेगा कि कैसे। अब देखा आपने ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया, उसमें आपने ये भी किया कि आपने तीनों अनोमलीज रिमूव की BCNF में, सॉरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, इंसर्शन नॉर्मली, डिलीशन नॉर्मली और अपडेशन नॉर्मली। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द BCNF पार्ट, वो है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही बट उसकी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है क्योंकि वो टेबल अब देखो जो नीचे है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है बट इसमें अभी भी एग्जिस्ट कर रही है कुछ एक अनोमलीज। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें 3 फील्ड हैं, रोल नंबर, सब्जेक्ट और टीचर। अब इसको ध्यान से पहले देखना है। आप देखो रोल नंबर 1 जो है वो सब्जेक्ट C भी पढ़ रहा है और रोल नंबर 1 जो है वो ओरेकल भी पढ़ रहा है। C वो पढ़ रहा है T1 टीचर से और ओरेकल वो पढ़ रहा है T5 टीचर से, और T1 T5 जो है ये टीचर्स के कोड है। अब आगे देखते जाओ इस पर। अगर हम कोई और देखते हैं थर्ड
रोल नंबर देखते हैं, वो सी पढ़ रहा है और साथ में थर्ड रोल नंबर C++ भी पढ़ रहा है। अब वो देखो थर्ड जो है वो T1 से सी पढ़ रहा है, ठीक है, और T2 से C++ भी पढ़ रहा है। ये भी एक डुप्लीकेशन है। इसका मतलब एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, ये इसका पर्पस ये है बताने का। अब अगर हम इसको सारे टेबल को देखते हैं तो इसमें ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ रही है कि ठीक है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है टेबल, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो कुछ एक चीज़ें जो है वो रिमूव हुई हुई है जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट भी है। टीचर्स भी इसमें कोड वाइज दे रही है, इसका मतलब इसमें अगर डुप्लीकेशन हो भी रही है तो वो बहुत कम है क्योंकि कोड दे रही है सीधा। अब इसमें एक देखो, इसमें एक टीचर का जो इसमें एनॉमली आ रही है, अब इसमें वो समझने की कोशिश करो। ऑरेकल जो है सब्जेक्ट वो T5 टीचर भी पढ़ाती है और T6 टीचर भी पढ़ाती है। अब इसमें देखो नोट करो, ऑरेकल इज बीइंग टॉट बाय T5 टीचर एज वेल एज T6 टीचर। इसका मतलब उसके दो टीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो रोल नंबर 1 और 6 है वो ऑरेकल पढ़ रहे हैं T5 से, और जो रोल नंबर 8 है वो T6 से कर रहा है, ठीक है। अब सपोज हमने इस केस में अगर सपोज रोल नंबर 8 जो कि ऑरेकल पढ़ रहा था वो हमने डिलीट कर दिया रिकॉर्ड, तो इसका मतलब उसके साथ साथ टीचर 6 का रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया, ठीक है। इसलिए ये तो मैंने एक एनॉमली बताई है, इसमें अभी भी एनॉमलीज एग्जिस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी एनॉमलीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो यहाँ देखो। अब इसमें अजम्पशन की गई है इस टेबल में कि स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट। आ गया, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ, आपने लिखा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये प्राइमरी की नहीं है तो हम चेक कैसे करेंगे। ओके बेटा, ये ना जो टेबल है ये वन ऑफ द टेबल्स फ्रॉम ऑलरेडी जो टेबल्स आपने हैं उनमें से है। अब इसमें क्योंकि ये पीपीटी में मैंने सिर्फ एक टेबल एग्जिस्ट वो वाला BCNF में देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि जो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो हमने ऑलरेडी इसके जो टेबल्स डिवीजन हुई हुई है ना इसमें कि रोल नंबर और नेम ऑफ द स्टूडेंट है वो यहाँ पे नहीं शो किया हुआ। रोल नंबर के साथ इसी तरह सब्जेक्ट के साथ टीचर वाला टेबल वो यहाँ शो नहीं किया हुआ, इसलिए ये आपको सिर्फ वो वाला टेबल है जो जैसे आपने पीछे पढ़े थे ना, ये 3-3 टेबल आ जाते हैं या ये वाले आ गए। इसमें जो पहले दो टेबल हैं जैसे स्टूडेंट और गेम, ये नहीं मैंने शो किए, मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस टेबल शो किया है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो समझाने के लिए BCNF को सिर्फ एक टेबल शो किया है जिसमें कि कोई भी अभी प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट ये डिवीजन ऑफ टेबल के बाद अभी भी एनॉमली आ रही है। इसलिए इसको BCNF में हमने एजम्पशन की है कि स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, टीचर कैन टीच ओनली वन सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट कैन बी टॉट बाय मोर देन वन टीचर। टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है बट एक ही जो उसके सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा टीचर हो सकते हैं। ये तीन इसमें एजम्पशंस हैं। इसका क्वेश्चन था, एक सेकेंड, अमरजीत। हाँ जी बेटा, प्राइमरी की वाला जो टेबल है वो मैंने यहाँ शो नहीं किए हुए हैं, वो ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। उसमें से एक टेबल डिवाइड होके, ये आपने देखा ना जब डिवीजन होती है तो उसके बाद सारे टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वाला टेबल अकेला थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है डिवीजन के बावजूद, तो इसको ही हम स्टडी कर रहे हैं BCNF में, ठीक है। ओके बेटा, विल मूव ऑन टू नाउ अनॉमलीज में। इसकी हमने अजम्पशंस की हैं। अब इसमें दो कैंडिडेट कीज हैं, रोल नंबर और सब्जेक्ट। कैंडिडेट कीज वो होती हैं जो कि इकट्ठे मिलके आपकी कोई भी एक प्राइमरी की बना सकती है, या रोल नंबर और टीचर। कैंडिडेट कीज वो है कि ये इकट्ठे कॉम्बिनेशन से आप प्राइमरी की बना सकते हो, रोल नंबर और सब्जेक्ट भी बना सकते हो, रोल नंबर और टीचर से भी बना सकते हो। ये एक कैंडिडेट की है, जरूरी नहीं है कि इनसे प्राइमरी की बनेगी, बट दे आर द कैंडिडेट कीज, मीन्स इनसे प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की बनाई जा सकती है। अब रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बट उसमें नॉर्मलीज कौन सी है? अब इसमें देखो डिलीशन नॉर्मली क्या कहती है। सपोज यू वांट टू डिलीट अ स्टूडेंट रोल नंबर 7, here you lose information that teacher T4 is teaching subject VB। आ जाओ यहाँ पर, वही आ गया, एक ही टीचर था T4 और वो VB पढ़ाता था। हमने रोल नंबर 7 अगर डिलीट कर दिया तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, VB का भी। सब्जेक्ट टीचर इसमें नहीं दिखा रहा। इस पर्टिकुलर केस में इस टेबल में एनॉमली एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसमें सारा का सारा डाटा डिलीट हो रहा है। अगर डिलीट हो रहा है तो डिलीशन एनॉमली इस केस में आ गई है। इंसर्शन नॉर्मली ये कहती है, सपोज यू वांट टू ऐड अ न्यू सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें हम जो अमरजीत आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो उसके लिए और क्लैरिफाई कर देता हूँ सभी के लिए। आप जब एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म स्पेसिफिकली BCNF पढ़ रहे हो तो आप ना बाकी टेबल्स को भूल जाओ।
जो पिछले वाले जो डिवीजन वाले टेबल हैं उनको भी आपने इसको कंसिडर नहीं करना BCNF को समझाने के लिए, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। जब आप अकेली BCNF को करोगे ना, तो उस केस में सिर्फ यही एग्जांपल लेके उसी को कोट करो और सिर्फ उसके ऊपर उसके एनॉमलीज को कंसिडर करो, क्योंकि अगर आप इसके जो और डिवाइडेड टेबल को करोगे तो फिर आप इसको समझना मुश्किल हो जाएगा कि BCNF कैसे की जा रही है। सो जो समझने के लिए एक टेबल सिर्फ लेके चल रहे हैं और एक ही टेबल में सीधी एनॉमलीज को स्टडी करेंगे और उसकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इज इट क्लियर अमरजीत? हम बाकी चीज़ों को नहीं कंसिडर करेंगे, अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए डिवीजन ऑफ टेबल। हमने उसी को आगे करने के लिए BCNF में एक ही टेबल लेना है और उसको ही आगे उसकी एनॉमली को स्टडी करना है और उसका रिमूवल करके देखना है। डिलीशन नॉर्मली T4 क्लियर है सभी को कि VB का डाटा डिलीट हो गया। इंसर्शन नॉर्मली सपोज आपने कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है VC++ और वो तब तक ऐड नहीं हो सकता जब तक कि कोई भी एक सब्जेक्ट को VC++ को पढ़ाने के लिए कोई टीचर जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट ने ऑप्ट करना है VC++, बट वो तब तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं कर सकता जब तक उसके लिए कोई टीचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, T6, 7, 8 उसका कोई कोड हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये भी एनॉमली आ गई कि नया आप ऐड नहीं कर पा रहे हो। You want to add a new subject VC++, you cannot do this until the student choose a subject VC++ and that teacher starts teaching that subject VC++. ये आपकी इंसर्शन नॉर्मली हो। अपडेशन नॉर्मली ये कहती है, suppose you want to change the teacher for subject C, here you have to search all the students having C and update them individually, otherwise it produces your inconsistency। अब इसमें आ जाओ, अगर आपने सब्जेक्ट C को डिलीट कर दिया तो उसमें देखो आपका जो रिकॉर्ड है T1 वाला वो सारा डिलीट हो रहा है, प्लस उसमें ये भी नहीं आ रहा कि कौन से स्टूडेंट उसमें C पढ़ रहे थे, वो भी डिलीट हो गया साथ में। तो ये आपकी अपडेशन नॉर्मली आ रही है। आपने टीचर चेंज करना है, चलो ऐसे करते हैं, इसमें चेंज वाला है, सॉरी अपडेशन है कि आपने सब्जेक्ट C को पढ़ाने के लिए टीचर चेंज करना है तो आपको हर एक पे जाके T1 की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर आपका ऐसे का टेबल होता है जिसमें कि सिंपली C के कॉरस्पॉन्डिंग टीचर का कोड चेंज हो रहा है, टीचर चेंज हो रहा है और वो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो वैसे ही रहे, तो वो आपकी एनॉमली नहीं आनी थी। इसलिए ये भी एक एनॉमली एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें देखो स्टूडेंट कैंडिडेट की इज ओवरलोडेड, यू कैन फाइंड टीचर बाय रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। आप इसमें देखो इसी टेबल में आपने टीचर को फाइंड करना है तो आप रोल नंबर और सब्जेक्ट से ही टीचर को फाइंड कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो फाइंड सब्जेक्ट बाय रोल नंबर, सब्जेक्ट से आप रोल नंबर भी फाइंड कर पा रहे हो और टीचर को भी फाइंड कर रहे हो। सो रोल नंबर भी ओवरलोडेड हो रहा है। सो आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग तरह की डिपेंडेंसीज आ रही हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट कैंडिडेट भी ओवरलोड हो रही है जिसमें कि आप एक टीचर को फाइंड करने के लिए रोल नंबर और सब्जेक्ट से भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए रोल नंबर और टीचर से भी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए रोल नंबर भी ओवरलोड हो रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड सब्जेक्ट बाय टीचर, और वो भी आप कर पा रहे हो। इसलिए इसको करने के लिए आपने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए आपने टेबल को डिवाइड किया। और उसको कैसे डिवाइड किया, आप इसमें देखो कि आपने एक रखा रोल नंबर और सब्जेक्ट, एक रखा रोल नंबर और टीचर। ये आपकी जो है दो तरह की इसमें प्राइमरी कीज आ गई जिसमें रोल नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों तरफ। रोल नंबर और सब्जेक्ट से आप टीचर को फाइंड आउट कर पा रहे हो, रोल नंबर और टीचर से आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पा रहे हो, जो आपने लास्ट लाइन इसमें पढ़ी है। Solution of the problem is to divide a relation student in two relations, एक स्टूडेंट टीचर और एक टीचर सब्जेक्ट। अब देखो अगर एक सिंपली रोल नंबर के साथ टीचर का कोड बता दिया जाए तो क्लियर कट होगा कि ये जो रोल नंबर है वो इस टीचर से पढ़ रहा है, और उस टीचर का फाइंड आउट करने के लिए ये कौन सा टीचर है वो हम टीचर सब्जेक्ट वाले टेबल में जाएं और वहाँ पे फाइंड आउट कर लें कि T1 जो है वो C पढ़ा रही है, T2 जो है वो C++ पढ़ा रही है, T3 जो है वो जावा पढ़ा रही है, T4 जो है वो VB पढ़ा रही है। तो यहाँ पे दो टेबल्स में डिवाइड करने के साथ ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म की स्ट्रिक्ट फॉर्मेट आ गई कि आपने जो है वो क्लियर कट दो टेबल में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ऊपर देखो रोल नंबर सब्जेक्ट और रोल नंबर टीचर जो आपको दिया गया है उसमें रोल नंबर कॉमन आ रहा है, तो उसकी बजाय सब्जेक्ट टीचर और टीचर सब्जेक्ट देखो इन दोनों फील्ड के साथ ही टेबल बना दिया इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कि आपने अलग अलग करना था इसे। इसलिए इसको
कहते हैं डिवीजन इस तरह से की है ताकि तीनों अनोमली रिमूव हो गए। अब एक एक करके अनोमली चेक करो। पहली अनोमली क्या थी? डिलीशन अनोमली। आपने रोल नंबर 7 को डिलीट किया तो उससे T4 डिलीट हो रहा था। अब अगर आप रोल नंबर 7 डिलीट करते हो तो T4 की वैल्यू अगर डिलीट हो भी जाती है तो VB की जो टीचर सब्जेक्ट में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब सिर्फ ये होगा कि फिलहाल के लिए किसी भी स्टूडेंट ने आपका VB ऑफ नहीं कर रखा, ये आएगा। सेकंड आ रहा हूँ, इंसर्शन नॉर्मली ये कहती है कि आपने VC++ का टीचर जो है वो आपने ऐड करना है, बट अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने उसको ऑफ नहीं किया। तो आप क्या करो, टीचर सर्टिफिकेट में जाके एक टीचर को नया कोड दो T7 और उसके साथ VC++ लिख दो। अभी तक स्टूडेंट टीचर में अगर कोई स्टूडेंट ने अभी तक ऑफ नहीं किया तो उस केस में उसकी एंट्री नहीं आएगी, तब भी ये रिमूव होगी नॉर्मली। अपडेशन नॉर्मली ये कहती है कि आपने सपोज सी के टीचर की को चेंज करना है। आपका वो सब्जेक्ट का कोड T1 था सी के टीचर का, अब आपने T7 कर दिया सी टीचर को, तो आपने यहीं पे चेंज करना है। ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे आपके जो सी पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप उसको चेंज कर पाओगे। अब इस केस में अगर अपडेशन कहते हैं तो सपोज यू वांट टू चेंज टीचर फॉर सब्जेक्ट सी, यू हैव टू सर्च ऑल द सब्जेक्ट्स हैविंग सी एंड अपडेट देम इंडिविजुअली। इस केस में अपडेट करना। अब यहाँ पे देखो अपडेशन नॉर्मली अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। आपने सी के टीचर का कोड चेंज करके T7 कर दिया, अब वहां पे रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग T1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब साथ साथ दोनों में चेंज करना बहुत जरूरी हो गया। स्ट्रिक्ट फॉर्मेट हुआ बट अभी भी एक एनॉमली अभी भी रह गई। इसका मतलब ये है कि आपने चेंज करने के बावजूद, आपने एनॉमलीज रिमूव करने के बावजूद एक एनॉमली अपडेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है इस केस में। अब इस केस में एक ऑप्शन ये होती है कि आपको T1 चेंज करने के साथ साथ, ये तो हो गया सी पढ़ाने का टीचर चेंज हो गया T7, बट वहाँ पे जो रोल नंबर जो कि सी पढ़े थे वहाँ पे अभी भी T1 एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको इंडिविजुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे BCNF ये भी कहता है कि अगर आपने काफ़ी हद तक आपने अनॉमलीज रिमूव की है तो कहीं ना कहीं पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कई अगर अनॉमली एक आधी नहीं रिमूव हो रही है तो उसकी एग्जिस्टेंस के साथ ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक अनॉमली यहाँ पे अपडेशन रहेगी, तो ये कि आपको इंडिविजुअली जाके अभी भी टीचर को चेंज करना ही पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे आपके वो सी पढ़ रहे थे। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमने रिमूव करनी है एनॉमलीज, जितनी मैक्सिमम रिमूव कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कर लिया। इसलिए हमने इसमें रिमूव करने की कोशिश में ही ये चीज़ रिमूव तो किया, बट स्टिल एक एनॉमली हमारी रह गई इसमें। हाँ जी, अभी तक फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्लियर है। मैं बेटा यहीं तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करते हैं कि हम इसको रिवाइज करें। अब फोर्थ और फिफ्थ आज अभी नहीं करूँगा, अभी हमारे पास टाइम परमिट कर रहा है, हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता ये हूँ दो स्टूडेंट्स हु वांट टू आस्क नाउ क्वेश्चंस टिल योर BCNF, हम उसको रिपीट करेंगे आज। और उसके साथ साथ जो जो करना चाहता है उसमें हैंड्स रेज करें, मैं उसके साथ साथ डिस्कस करूँगा। और साथ में जो आज हमारे एक दो स्लाइड्स की प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी दोबारा रिपीट करूँगा। हाँ जी, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दीज नाउ? अब आप इसको हैंड्स रेज करना चाहते हो तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, और अगर आप चैट में लिखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली करूँगा। हाँ जी, अमरजीत, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको बेटा। हाँ जी सर, जो हम अपडेट एनॉमली को बता रहे हैं सर। अमरजीत, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। हेलो 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 हाँ जी अमरजीत। सर, जो हम अपडेट एनॉमली को हटा रहे हैं हर टेबल में। बेटा किसी को आवाज़ आ रही है अमरजीत की? आप चैट में लिखे इसमें। एक मिनट बेटा, लेट मी अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। I'll move on to the fifth normal form. Oh, sorry, BCNF.
बेटा इसमें ना जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, कि यू वांटेड कि आपकी जो अपडेट नॉर्मली है अगर हम उसे रिमूव भी करना चाहते हैं। हाँ बेटा, हाँ हमें अपडेट क्वेरी दोनों टेबल्स पे ही चलानी पड़ेगी। दैट यू आर एब्सोल्युटली, यू हैव अंडरस्टूड फाइन, कि हमें दोनों तरफ चलानी पड़ेगी। एक ये है कि जहाँ पे T1 टीचर की जगह वो T7 आ रहा है, एक तो वहाँ अपडेट करना पड़ेगा, एक साथ में वही अपडेशन क्वेरी हमें जहाँ जहाँ T1 आ रहा है वहाँ भी उसको करना पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अब क्योंकि हमारा ये अपडेशन नॉर्मली में हमें दोनों तरफ वो करवानी पड़ेगी, तो अभी भी हमारी ये नॉर्मली इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इससे हमारी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहाँ भी तो प्रॉब्लम ये थी ना कि हमें हर जगह पे जाके एक ही जगह पे एक ही टेबल में सारा कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें 2 टेबल में सेम क्वेरी चलानी पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक हो। स्टिल ये अगर हम ऑरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हमें इसको कहते हैं कि ये फुल रिमूवल ऑफ अपडेशन नॉर्मली नहीं है। ऑल्दो हमने टेबल के डिवीजन के करने के बाद हमने अपडेशन 2 टेबल्स में अलग अलग चला ली है, वो ठीक है। स्टिल हम इसे कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें एक अनॉमली एग्जिस्ट कर रही है अपडेशन, जो कि कहीं ना कहीं पे गलती कर सकती है। हालांकि ये अनॉमली काफ़ी हद तक रिमूव इससे हो जाती है, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं कि टीचर पीछे से चेंज भी कर दें तो वो ठीक है। वहाँ से सी की कॉरस्पॉन्डिंग T1 आ गया तो T1 की जगह T6 आ जाए, ठीक है, इट्स फाइन। बट वो T7 जो टीचर डाला सी का, वो वहाँ पे हमारे T7 सी को रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए ना, तो हमें दोनों तरफ ही क्वेरी चलानी पड़ेगी अपडेशन की। इसलिए ये थोड़ी सी अपडेशन नॉर्मली की आपकी ये जो आप कह सकते हो, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये अभी भी नॉर्मली रिमूव भी हुई है कुछ हद तक और अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। इसलिए इसका जो ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको हम अपडेशन नॉर्मली को ये कह सकते हैं पार्शियल रिमूवल ऑफ अपडेशन नॉर्मली हैज बीन डन, स्टिल अ पार्ट ऑफ इट रिमेन्स। क्लियर है अमरजीत? Anyone else having any question now? Write down your chat. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट अब बेटा आज अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ। मेरी सेकंड वाली जो आप असाइनमेंट है वो सभी स्टार्ट कर दो, और ग्रुपिंग वैसे ही रहेगी जैसे पिछले थी। और सेकंड असाइनमेंट की अभी मैं डेट नहीं दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक में अराउंड वेडनेसडे ही आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म आपको सेंड करूँगा, और उसमें आप लोग इसे अपलोड करोगे। और किसी को भी अगर उसमें, क्योंकि उसमें ना कुछ एक सेक्शन 4 के जो सेक्शन आपका डी है उसके क्वेश्चंस भी होंगे, उनको क्योंकि आप लोग घर पे ही कर रहे हो, आप मटेरियल जो है वो बुक से भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। स्टिल जिसको भी सेक्शन डी के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम आती है, आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, आप मेरे को इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन आस्क मी कि इसके बारे में कहाँ से देखना है, मैं आपको बता सकता हूँ। और मैंने कुछ एक आप लोगों को बुक्स भी शेयर की थी DBMS की, मैं फिर से आपके व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा DBMS की बुक्स, एंड दे आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो इजीली, PDF अवेलेबल है। उसमें आपका चैप्टर एज सच अवेलेबल है, उससे आप उसको यूज़ करो और उसको पढ़ते जाओ। बेटा इस बारी अगर सेमेस्टर ऑनलाइन है तो इसको थोड़ा सीरियसली लो। DBMS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स। ट्राई टू बी सीरियस इन इट। जब आप लोग यहाँ थे मैं तब भी बता रहा था कि इसको अच्छे से करो। जो लोग इसको नहीं अटेंड कर रहे हैं वो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं अपना। आज का टॉपिक जिन्होंने नहीं अटेंड किया है वो रियली अ बिग लॉस फॉर देम। नॉर्मलाइजेशन आप बुक से अकेले पढ़ोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ए टीचर, आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। इसको समझो इस चीज़ को, और लेक्चर्स लगाना शुरू करो, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको सीरियसली लगाओ। जो लोग इसे नहीं कर रहे हैं, वेरी अ ग्रेट लॉस टू देम। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं इसमें क्लियर बता देता हूँ, मेरे पास चैट में ये भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। कुछ लोग इसे ज्वाइन करते हैं और अपना माइक ऑफ कर देते हैं, वो यहाँ पे क्लियर बताता है कि आप लोग सुन भी नहीं रहे हो, सिर्फ आपने ज्वाइन किया हुआ है। आज का इसमें मैं बताता हूँ, अनुरूपत इज देयर, जिसने कुछ नहीं लेक्चर सुना उसका सिर्फ ज्वाइनिंग हो रखी है। अगर अनुरूपत आप हो तो अनम्यूट कर लो, चाहे यू कैन टॉक टू मी। यू हैव ऑलरेडी, यू हैव ओनली ज्वाइंड, यू हैव नॉट लिसन टू दिस टुडेज लेक्चर। बेटा वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेरे पास सारी आ जाती है इस। सो ट्राई टू लिसन टू द लेक्चर्स, अकेले ज्वाइन करके और उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आप लोगों को। Now I'm waiting for any question for you, or otherwise I'll start with the fourth normal form. अगर कहते हो नहीं, time is very short, we'll move on to the fourth normal form in the evening. Be prepared for your fourth normal form in the evening. I'll go for it. I'll not go for PLSQL because मेरे को लगता है कि फिलहाल आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे हो, पर मैं इससे पहले एक डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज दोबारा डिस्कस करूंगा नॉर्मलाइजेशन के, प्लस एक फास्ट ट्रैक के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म को दोबारा से एक गो थ्रू करेंगे हम, और फिर हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ट्राई करेंगे अगर हम इवनिंग में कर पाए। सो ऑल शुड ज्वाइन, दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड वो अपने पर्सनल ग्रुप्स में जाके उनको इन्फॉर्म करो और उनको बताओ कि आपने ये लेक्चर्स लगाएं। और आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, इस बारी आप लोगों के घर में लेटर्स भी जाएंगे और डिटेंशन होने के चांसेस हैं अगर आप फिलहाल के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लगा रहे हो। हम लोग इसको कंपाइल करने वाले हैं, आपकी अटेंडेंस 30 अप्रैल तक कंपाइल हो जाएगी और उस अटेंडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों की डिटेन की भी जो लिस्ट है वो बन के प्रिंसिपल सर के पास चले जाएगी अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं लगाओगे। Is it clear to all of you? Okay then, I am